Good morning, everyone. Welcome to Texila Institute. बेटा हम लोग जो ये क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 12th पास के लिए है, ठीक है। और इसमें हम लोग फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा 11th का लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को मैं बता देता हूँ कि मैं हूँ डॉक्टर आलोक अभिषेक, आपका बॉटनी फैकल्टी, ठीक है। So, welcome everyone. चलो भाई बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? Am I audible? Yes sir. चलो भाई बच्चों, तो हम लोग लिविंग वर्ल्ड स्टार्ट करने वाले हैं, यानी 11 का फर्स्ट चैप्टर है और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सो फर्स्ट यूनिट के ये दो चैप्टर हमारे बड़े इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। जो लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है बेटा, ठीक है। सो लिविंग वर्ल्ड कहने का मतलब क्या है कि लिविंग वर्ल्ड चैप्टर कहने का मतलब है कि हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग कैसे बोलेंगे, ठीक है। सपोज ये पेन है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो सम कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे इसके। तो अब जैसे मैं हूं, ठीक है, तो मैं क्या हूं, लिविंग हूं या नॉन लिविंग हूं, तो किस बेसिस पर आप कहोगे? मैंने बोल दिया कि मैं लिविंग हूं, तो इस बेसिस पर तो आप नहीं कहोगे ना। इसके पीछे एक क्या होना चाहिए, एक साइंटिफिक लॉजिक होना चाहिए, एक कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो यहाँ इस चैप्टर में बेटे हम लोग कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट को डेवलप करेंगे कि हाउ वी कैन से दैट which organism which thing is living or which thing is non living. Got it? और जो सेकंड पार्ट होगा वो हमारा क्या होगा बेटा, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होगा। तो बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है ये हमारा क्या होता है कि बायोलॉजी के वर्ल्ड का बेस होता है, ठीक है। हमको क्या है, पूरे लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, कुछ यूनिसेलुलर है, कुछ प्रोकैरियोट्स हैं, कुछ यूकैरियोट्स हैं, कुछ मल्टीसेलुलर हैं, कुछ ऑटोट्रॉप्स हैं, कुछ हेट्रोट्रॉप्स हैं, तो कई तरह के हैं, ठीक है। आप लोग जानते होंगे। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग मतलब क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय द क्लासिफिकेशन? बताओ भाई, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या होता है, हम किसी भी चीज को, किसी भी मतलब ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, हम लोग लिविंग वर्ल्ड है, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म को जब हम लोग बेसिकली कैरेक्टराइज करके और डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, मतलब एक साइंटिफिकली हम अरेंज करते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग बात करते हैं कि बेटा ये चैप्टर आपके नीट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से मान के चलो जो हमारा ये लिविंग वर्ल्ड है, ठीक है, लिविंग वर्ल्ड जो ये चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर से हम अप्रॉक्स लेकर चलते हैं 1 to 2 क्वेश्चंस, ठीक है। और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो चैप्टर है ये ऐप लेकर चलना अप्रॉक्स 5 क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसका वेटेज इतना है। अब देख सकते हो कि ये छोटे छोटे चैप्टर हैं, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड तो बिल्कुल छोटा चैप्टर है, और लास्ट 2 ईयर से 2019 एंड 2020 के नीट क्वेश्चन में एक क्वेश्चन जरूर इस चैप्टर से रहा है, लिविंग वर्ल्ड से। और लिविंग वर्ल्ड ऐसा नहीं है कि हम लोग को समझने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा। एक बेसिक कंसेप्ट है, उस बेसिक कंसेप्ट को हम लोग बड़े प्यार से, बड़े आराम से समझते हुए चलेंगे, और इस चैप्टर के क्वेश्चंस को हम लोग बिल्कुल टैकल कर लेंगे, ठीक है। बेटा नीट की तैयारी में सबसे जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्या होता है, नीट की तैयारी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एक स्ट्रेटेजिक स्टडी प्लान, और दूसरा हमारा प्लान होता है क्या, तो हमारा दूसरा होता है कि हमको कंसिस्टेंट स्टडी करना। मतलब एक हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि हमारे किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस चैप्टर को कितना हमको वेटेज देना है, कितना बार रिवाइज करना है, कितने क्वेश्चंस करने हैं, ताकि हमारा नीट में हाईएस्ट स्कोर हो। नीट का फंडा एक सिंपल सा है, जितना ज्यादा क्वेश्चन करोगे विद द एक्यूरेसी, तुम्हारा रिजल्ट जो होगा उसमें रिजल्ट तुम्हारा एश्योर होगा, और तुम्हारे अच्छे कॉलेजेस मिलने के चांसेस होंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है नीट के प्रिपरेशन में। तो अब आते हैं हम लोग भाई, अब हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पे लिविंग वर्ल्ड में
लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। लिविंग वर्ल्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लिविंग वर्ल्ड में व्हाट इज लिविंग, ठीक है। फिर हम लोग बात करेंगे भाई कि लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, मतलब ऐसा कैरेक्टरिस्टिक हम बात करेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में हो, ऐसा ना हो कि वो नॉन लिविंग में भी हो, जिसका कोई एक्सेप्शन ना हो। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट चैप्टर है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या होता है, डाइवर्सिटी कहने का मतलब वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन और वेरिएबिलिटी। हम में और आप में वेरिएबिलिटी है, आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन में, सिबलिंग्स में डिफरेंसेज है, आपके हेयर टेक्सचर में, आपके कलर कॉम्प्लेक्शन में, आई कलर में, तो कई सारी चीजें मतलब हमारे क्या है, डिफरेंसेज है। तो इसी को हम लोग पढ़ेंगे। अब एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। रोज जानते हो, गुलाब का फूल, ठीक है। गुलाब जो है वो क्या होता है, रोज जो है, रोज के कितने वेराइटीज देखा है, कितने टाइप के रोज देखा है, कितने टाइप के रोज देखा है भाई। तो रोज के तुम लोगों ने, मुझे लगता है कि 5-7 टाइप का तो कॉमन देखा होगा, कि रेड रोज होते हैं, पिंक रोज होते हैं, व्हाइट रोज होते हैं, ठीक है। कहीं कहीं अगर आप अच्छे बोटेनिकल गार्डन्स में जाओ तो ब्लैक रोज भी मिल जाएगा, ग्रीन रोज भी मिलते हैं, कुछ पर्पल भी मिल जाएंगे। तो डाइवर्सिटी है, तो यही इसी की स्टडी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइवर्सिटी की बात करेंगे। और क्यों डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, क्यों डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, ये भी हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। अब टैक्सोनॉमी कहने का मतलब क्या होता है, टैक्सोनॉमी कहने का मतलब होता है कि अरेंजमेंट, किसी भी चीज को हम एक सिस्टमेटिकली अरेंज कर दे तो वो हमारा क्या होता है, टैक्सोनॉमी होता है, ठीक है। आपके स्कूल में एक हायरार्की होती है टीचर्स में, ठीक है। क्या भाई, कि हमारे जो टीचर्स होते हैं, तो एक आपका कई सारे टीचर्स होंगे, टीचर्स के भी क्या होते हैं, टीचर्स के ऊपर भी हमारे क्लास टीचर्स होते हैं, उनके ऊपर कह सकते हैं कि टीचर इंचार्ज होते हैं, बिल्डिंग इंचार्ज होते हैं, उनके ऊपर जो है हम कह सकते हैं कि साइंस के इंचार्ज अलग होंगे, आर्ट्स के इंचार्ज अलग होंगे, और फिर हमारी बातें कहाँ जाती है, वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को जाती है, ठीक है। तो ये क्या हायरार्की है, तो हम लोग यहाँ पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में टैक्सोनॉमिकल हायरार्की की बात करेंगे। और टैक्सोनॉमी एड, टैक्सोनॉमी एड कहने का मतलब है कि हम लोग किस बेसिस पर क्लासिफाई करेंगे, किस बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि बेटे मतलब हमारा ये जो ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो ये पेन इज वन ऑर्गेनिज्म, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है, ठीक है। ये सारी हम लोग बातें यहाँ पे करने वाले हैं, कहाँ, तो लिविंग वर्ल्ड में। बोलो बच्चे, ये बात क्लियर हुआ? चलो, तो अच्छा, दूसरी बात मैं कहूंगा क्या, कि नीट की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी पढ़ो, मॉड्यूल पढ़ो, और लेक्चर अटेंड करो, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल से प्रैक्टिस करो, बुक से प्रैक्टिस करो, टेस्ट मतलब जो है उनको प्रैक्टिस करो, और जो भी तुम्हारे डाउट्स है, ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं वो क्लियर करते चलो डे टू डे, हर क्लास में। मतलब तुमको अगर लगता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है, तो हो सकता है कि तुम्हें ना समझ में आया हो, दूसरे को भी नहीं समझ में आया हो, लेकिन वो चीज जो है तुम मतलब बाकी जो है शर्मा रहे हो कि हम मैं क्यों पूछूं, ठीक है, होता है कि अरे मैं क्यों पूछूं भाई, मेरा जो है मतलब लोग क्या कहेंगे, तो ऐसा मत सोचो। हो सकता है कि तुम्हें नहीं आ रहा है और बगल वाले को भी नहीं आ रहा होगा, आसपास जितने भी तुम लोग अटेंड कर रहे हो उसमें बहुत सारे को नहीं आ रहा हो, वो चीज समझ में नहीं आ रहा हो, तो तुम्हारे पूछने के कारण सभी का क्लियर हो जाएगा, तो तुम्हारे कारण क्या होगा कि सभी का भला हो जाएगा, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखना कि डाउट क्लियर करते रहना। आने वाले टाइम में हम लोग सेंटर्स पर बुलाकर फिजिकल डाउट्स भी क्लियर करेंगे, ठीक है, तो वो भी होगा, प्लस मॉड्यूल्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेटा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसकी बात करेंगे। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमारा क्या होगा कि बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, किस बेसिस पे क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। उसी में हम लोग देखेंगे कि भाई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आ जाएगा, किंगडम मोनेरा की बात करेंगे, प्रोटिस्टा की बात करेंगे, किंगडम फंजाई की बात करेंगे, किंगडम प्लांटेई की बात करेंगे, एनिमेलिया की बात करेंगे, वायरसेस जो अभी देख रहे हो कितना वायरस ने तहलका मचा रखा है, हाँ, कोविड-19, ठीक है, तो हम लोग वायरस की बात करेंगे, विरवाइट्स की बात करेंगे, और लाइकेन की बात करेंगे, ठीक है। लाइकेन बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है हमारे इकोसिस्टम का,
ठीक है, आगे बात करेंगे क्या लाइकेन की यूटिलिटी है। और लाइकेन जो होता है वो हमारा पॉल्यूशन इंडिकेटर भी होता है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, हम लोग के आसपास बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं लेकिन हम लोग नहीं जानते कि वो ऑर्गेनिज्म है क्या। ठीक है, चले आगे, बोलो भाई, यहां तक में कोई मतलब तुमको लगता है कि नहीं इसमें और भी कोई चीजें पूछनी है? क्योंकि ये फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास हम लोग बड़े प्यार से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे, समझते हुए चलेंगे। सर जो टैक्सोनॉमी और हायरार्की है, इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस क्या है सर? देखो, टैक्सोनॉमी कहने का मतलब क्या है? टैक्सोनॉमी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई कर दिया। ठीक है, और हायरार्की कहने का मतलब क्या है कि जब हम किसी ऑर्गेनिज्म को एक सिस्टमेटिकली अरेंज करेंगे, अब सपोज करो ह्यूमन को लो, ह्यूमन या ह्यूमन को लेते हो अगर, तो हम लोग का बोटेनिकल नेम क्या है, हम लोग का जूलॉजिकल नेम क्या है, बायोलॉजिकल नेम क्या है? होमो सैपियंस है बेटा। ठीक है, होमो सैपियंस है, तो इसमें एक हमारा क्या है, जीनस है, एक हमारा क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, तो स्पीसीज कौन सा हुआ? सैपियंस हुआ। जीनस क्या हुआ? होमो हुआ। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या बोलेंगे भाई कि हम लोग जो है फाइलम, हम लोग अगर किंगडम की बात करें सबसे टॉप मोड लेवल पे, तो किंगडम हम लोग एनिमेलिया है। ठीक है, एनिमेलिया किंगडम के हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग कहेंगे कि भाई हम लोग कॉर्डेटा हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब हम लोग क्लासिफाई करते हैं तो ये क्या होता है, हमारा क्लासिफिकेशन, मतलब हमारा हायरार्की होता है। ठीक है, हायरार्की कहने का मतलब सिक्वेंशियली अरेंज करते जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स पे। चैप्टर में अभी डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी। ठीक है, पहले बेटा, पहले आगे चलो। नाउ व्हाट इज लिविंग? लिविंग किसे कहोगे? लिविंग किसे कहोगे? हम लोग लिविंग है किस बेसिस पर? तो हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, हमारे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि हमारे अंदर जो है मेटाबॉलिज्म होता है, ग्रोथ होता है, रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं, हम लोग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस करते हैं। मतलब अगर मैं यहाँ खड़ा हूं और मेरे ऊपर कोई मान लो कि सामान गिरता है, तो हमारा क्या होगा कि हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा, हमारा तुरंत हम जो होंगे ऐसे हटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, या कोई चीज अगर ऐसे हमारे आंख के सामने आता है, आइज के सामने आता है, तो हम लोग क्या करते हैं, आइज को बंद कर लेते हैं। करते हैं ना भाई, बोलो, करते हैं ना? यस सर। ये हमारा क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली, मतलब बाहर से कोई भी स्टिमुली आया तो हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं। दूसरा देखो, तुम घर के अंदर हो, जब बाहर जाते हो, तेज लाइट में जाते हो, तो बेटा क्या होता है? सचिन कुमार हैंड रेज कर रहा है बच्चा, क्या बात? सर वो पहले क्वेश्चन था ना, उसी के लिए करा था सर, वो अच्छा, शो अभी हो रहा है। चलो चलो चलो। तो हम क्या करते हैं भाई कि जब बहुत अगर डीम लाइट में हो, अचानक से ब्राइट लाइट में जाते हो, तो तुम्हारे क्या होता है, आईज, हम लोग को लाइट दिखाई नहीं, हम लोग को जो है हमारे आईज जो है वो हम लोग एकदम अपने आईज को क्लोज करते हैं भाई। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग बहुत डीम लाइट से अगर सडन हम लोग तेज लाइट में जाए, तो हमारे क्या होता है, आईज पे इफेक्ट आता है। ठीक है, तो हमारी जो प्यूपिल होती है वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है कि भाई एक लिमिटेड अमाउंट में ही लाइट इंटर करे। होता है या नहीं होता है तुम लोग के साथ ऐसा? बोलो भाई। होता है सर। होता है। अब आओ, तो हम लोग का लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकता है? लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं हमारे, ग्रोथ हो सकता है, रिप्रोडक्शन हो सकता है, मेटाबॉलिज्म हो सकता है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हो सकता है, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, इंटरेक्शन हो सकता है, एंड इमर्जेंस हो सकता है। इंटरेक्शन, सेल्फ रेगुलेशन कहने का मतलब क्या है? हम लोग का सेल्फ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट होता है भाई, होता है। जब हम लोग को बहुत गर्मी लगने लगती है तो क्या होता है, हम लोग को बॉडी को कूल करने के लिए हम लोग से स्वेटिंग होने लगती है। ठीक है, हम लोग को बहुत ज्यादा अगर ठंडी लगने लगती है तो हम लोग अपने बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या होता है, हम लोग सिवरिंग करने लगते हैं, जिससे हमारा क्या होगा, हमारा हीट लॉस जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। या हम लोग को सिवरिंग जब लगती है, ठंडी लगती है, तो हम लोग क्या करते हैं, पूरे बॉडी को फोल्ड कर लेते हैं, अपना सरफेस एरिया क्या किया, रिड्यूस कर लेते हैं भाई। घर में एसी चलाकर या ठंडी में सो रहे और अचानक से ठंडी बढ़ गई, मतलब टेम्परेचर डाउन हो गया, तो हम लोग क्या होता है, अपने आप को भाई अब कौन उठे, कौन ब्लैंकेट लाए, ऐसा करते हैं ना कि हम लोग वहीं पे ऐसे मुड़कर अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करके ऐसे पड़े रहते हैं कि कोई आकर दे दे हम लोग को ब्लैंकेट, मम्मी पापा कोई आकर दे दे। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं। तो ये क्या है, ये हमारा सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन। इंटरैक्शन, तो हम लोग इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं। ठीक है, हम लोग इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करते हैं क्या भाई, कि हमको अगर स्मेल आता है कोई चीज का,
तो हम लोग उसको हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये बैड स्मेल है, गुड स्मेल है, ठीक है। दूसरा, इंटरेक्शन को और अच्छे से समझो, एक एक वर्ड को समझोगे ना तो पूरे बायोलॉजी बड़ी प्यार से समझ में आएगा। बायोलॉजी को ऐसा नहीं है कि रखना है, ठीक है, रखना है अप्रोक्स रखना है कितना, मैं कहता हूं कि अप्रोक्स 30% रखना है, और 70% अगर समझ लिया तो फिर बायोलॉजी में कोई दिक्कत लाइफ लॉन्ग नहीं होगा, ठीक है। इंटरेक्शन और क्या होगा भाई, इंटरेक्शन कहने का मतलब होता है कि हम लोग एक बाहरी इन्वायरमेंट जो है उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंटरेक्ट कर रहे हैं और अपने आप में रेगुलेशन कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा, इमरजेंस, मतलब अगर हमको बहुत ज्यादा, अगर किसी ऑर्गेनिज्म को बार बार अगर चेंजेस करते रहते हैं, ठीक है, बार बार इन्वायरमेंट अगर टॉक्सिक मिलता रहे तो उस बॉडी ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है। अभी देखो ना, कोविड के केस में देखो, कोविड का वायरस अपना रूप बदलते रह रहा है, बोलो भाई बच्चा, रूप बदल रहा है, अल्फा बीटा, न्यू वेरिएंट्स आ रहे हैं, नए वेरिएंट्स आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उनके अंदर म्यूटेशन हो रहा है, ठीक है, म्यूटेशन हो रहा है। चलो वो तो बात छोड़ दो, वायरस की तो बाद में बात करेंगे। नॉर्मल लिविंग ऑर्गेनिज्म में आओ, हम लोग जो बैक्टीरिया की बात करते हैं, ठीक, सिंपल सा एग्जांपल है, तुमको सर्दी जुकाम हुआ या कोई बैक्टीरियल डिजीज हुआ, तुम गए कहाँ भाई, डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने बेटा, हाँ कोई बात है क्या? सचिन, नो सर, नो सर। बेटा माइक तो बंद कर। चल, तो तुम गए डॉक्टर के पास, किस लिए भाई, बीमारी हो गई है, सर्दी जुकाम हुआ है, और डॉक्टर ने क्या किया, डॉक्टर ने तुमको एंटीबायोटिक दिया कि बेटा जाओ एंटीबायोटिक खा लो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक। तुमने क्या किया, इंडिया में सब डॉक्टर हैं, ठीक है, तुमने क्या किया, डॉक्टर ने दिया 5 डेज का, तुम्हारी बॉडी को देखकर तुम्हारे ब्लड टेस्ट वगैरह कराया, उसमें देखा कि भाई बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है, इतना अमाउंट में बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है। तो हम लोग एक प्रिडिक्ट करते हैं क्या भाई, कि अगर एक आदमी में, मान लो एक पर्सन में हमारे क्या है 1000, अगर, ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि मान लो किसी पर्सन में टेस्ट किया गया और माना गया कि उसके अंदर 1000, एक जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं, 1000 हमारे क्या है बैक्टीरिया प्रेजेंट है, ठीक है, 1000 बैक्टीरिया प्रेजेंट है, तो डॉक्टर क्या करेगा, उस 1000 के अनुसार तुमको एक डोजेस देगा कि भाई क्या है कि एंटीबायोटिक 3 टाइम्स खाना, 5 डेज तक खाना, 7 डेज खाना, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग खाएं 2-3 दिन में ठीक हो गए तो बाकी का एंटीबायोटिक क्या करते हैं, उसको रख देते हैं कि नेक्स्ट टाइम यूज आएगा, ठीक है, हम लोग बहुत इकोनॉमिकल हो जाते हैं। या कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं जो कि जाते हैं दुकान पे बात करके आते हैं, भाई क्या मेरे बचे हुए जो एंटीबायोटिक होंगे उसको ले लेना, होता है ऐसा, बोलो, ठीक है। हमने क्या किया, 1000, डॉक्टर ने तुमको बोला 1000 बैक्टीरिया को मारना है, 1000 बैक्टीरिया के लिए उसने एस्टिमेशन किया क्या कि बैक्टीरिया साथ में डिवाइड भी होता रहेगा, ठीक है, कुछ तो डेड होंगे और कुछ डिवाइड भी होते रहेंगे, तो हमारे धीरे धीरे ये डेड भी होते रहेंगे और धीरे धीरे क्या होते रहेंगे, रिप्रोड्यूस भी होते रहेंगे भाई, बोलो, रिप्रोड्यूस भी होते रहेंगे, ठीक है। अब जब डेड होते रहेंगे तो कुछ जो रिप्रोड्यूस होते रहेंगे तो हमारा नंबर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ता भी रहेगा और घटता भी रहेगा, दोनों चलता रहेगा। तो एक टाइम ऐसा हमको लाना है, मतलब हम इतनी टॉक्सिसिटी कर दें इन्वायरमेंट में कि सारे जो नए बैक्टीरिया बॉर्न भी कर रहे हैं वो भी हमारे डेड हो जाए। हमने क्या किया, डॉक्टर ने ये सोच के तुमको 5 डेज में दिया कि 5 डेज में जो बुढ़े वाले बैक्टीरिया हैं, ओल्ड वाले बैक्टीरिया हैं वो भी डेड हो जाएंगे और जो नए यंग जनरेशन होगा वो भी डेड हो जाएंगे, ठीक है। 5 डेज का एंटीबायोटिक दिया, तुमने क्या किया, 3 डेज में तुमको ठीक लगने लगा, बड़ा अच्छा लगने लगा कि भाई क्या हुआ कि अब 3 डेज में सिर्फ वो बैक्टीरिया डेड हुए जो कि बेसिकली बड़े एक्टिव थे, जिनका लाइफ साइकिल लाइकली टू बी कंप्लीट होने वाला था, और वो सबसे पहले जाके उस एंटीबायोटिक से एक्सपोज हुए तो वो डेड हो गए। अब बाद में अब क्या होगा कि जो बैक्टीरिया बचे हुए रहेंगे, जो न्यूली फॉर्म कॉलोनीज रहेंगी बैक्टीरिया की, वो क्या चले जाएगा, उनको इंफॉर्मेशन चला जाएगा कि अच्छा इस पर्सन ने एमॉक्सीसाइक्लिन खाया, सिप्रोफ्लॉक्सासिन खाया है, तो इसके पास पड़ा हुआ है, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अपने अंदर में चेंजेस कर लिया और रेजिस्टेंस डेवलप कर लिया। तो यही कारण होता है, क्या होता है, हमारा रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। तो ये हमारा क्या है, मतलब वो बैक्टीरिया अब
एक न्यू टाइप का मतलब स्ट्रेन डेवलप कर लिया, या अपने अंदर एक इमर्जेंस कर लिया क्या भाई कि हम रेजिस्टेंट हो गए किसके, तो हम एक एंटीबायोटिक है सिप्रोफ्लॉक्सासिन, उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो गए, एमॉक्सिसाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस हो गए। तो ये हमारा क्या है, इमरजेंस हो गया। तो अब जब तुम नेक्स्ट टाइम तुम बीमार पड़ोगे तो तुम डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, कहोगे क्या कि भाई पिछली बार गए थे तो ये एंटीबायोटिक दिया था, ठीक है, तो वही एंटीबायोटिक तुम दुकान से लेकर आओगे और फिर खाने चालू करोगे। तो अब क्या होगा कि वो एंटीबायोटिक वर्क नहीं करेगा, ठीक है, उससे तुमको कोई बेनिफिट नहीं होगा। हो सकता है थोड़ा बहुत बेनिफिट मिले, बाद में तुमको बेनिफिट नहीं मिले। तो इसीलिए जब भी डॉक्टर अगर तुमको कहे कि बेटा 5 दिन दवा खाना है तो 5 दिन दवा खा लिया करो ईमानदारी से, ठीक है, गॉट इट। अब देखो यहाँ हमारे कुछ नॉन लिविंग के भी एग्जांपल्स हैं, कुछ लिविंग के भी एग्जांपल हैं। लिविंग के एग्जांपल्स प्रोटिस्टा, प्लांट, एनिमल्स, बैक्टीरिया, फंगस। नॉन लिविंग वाटर, सॉइल, एयर, मिनरल्स, लाइट, ये सब हमारे हुए, ठीक है। अब आते हैं हम लोग बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। ग्रोथ करने का मतलब क्या है? ग्रोथ करने का मतलब होता है कि हमारा ग्रोथ करने का मतलब क्या है कि ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। ग्रोथ जो है वो इरिवर्सिबल होना चाहिए। हम लोग छोटे से बॉर्न करते हैं, कितने लंबे रहते हैं? हम लोग की हाइट जब हम लोग बॉर्न करते हैं तो कितने लंबे रहते हैं भाई? हम लोग का हाइट मुश्किल से 1.5 फीट या 1 फीट का होता है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग इंक्रीज करते जाता है, हाइट इंक्रीज करते जाता है और हम लोग कितने हो जाते हैं? 5 फुट एबव हो जाते हैं, 5 फुट 5 इंच, 5 फुट 5'9", डिफरेंट, मतलब मिनिमम तो 5 फीट होती ही जाते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ करने का मतलब क्या हो जाएगा? ग्रोथ करने का मतलब हो जाएगा कि हमारा लेंथ में इंक्रीज हो जाए तो भी हमारा ग्रोथ होगा, ठीक है। और क्या भाई, मास में इंक्रीज कर जाए तो भी हमारा ग्रोथ हो जाएगा। हम लोग का वेट इंक्रीज करता जाता है, बॉर्न करते हैं 3 kg के अप्रॉक्स, धीरे धीरे हमारा वेट जो है इंक्रीज करते चला गया। जब हम लोग एकदम एडल्ट हो जाते हैं, अप्रॉक्स 25-30 के हो जाते हैं, तो नॉर्मली 65 और 70 के आसपास होते हैं। कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बड़े यंग एज में ही बड़े उनकी वेट होती है, ठीक है। तो डिफरेंट होते हैं लोग। बात करने का मतलब है कि ग्रोथ में क्या हुआ? ग्रोथ ये भी तो हुआ, किसी का अगर वेट इंक्रीज किया तो भी ग्रोथ है, हाइट इंक्रीज किया तो भी ग्रोथ है, लेंथ इंक्रीज किया तो भी ग्रोथ है, नंबर्स इंक्रीज कर गए तो भी ग्रोथ है, ठीक है। अब सपोज करो कि ये एक पेन है और इस पेन को हमने क्या बोला है कि ये पेन ना मानकर इसको हम लोग क्या मान ले? चौक मान ले। और चौक को हम अगर ब्रेक कर दिए तो ब्रेक कर दिए तो हमारे पास क्या हो गया? ब्रेक कर दिए तो बेटा हमारे पास 2 चौक हो गया, ठीक है। क्या ये भी ग्रोथ है? बोलो, दिस इज ऑल्सो अ ग्रोथ? नो सर, नो सर, ये ग्रोथ नहीं है। ये हमारा क्या हुआ? हमने बेसिकली इसको ब्रेक कर दिया, ब्रेक करके हमने ये कर दिया है। और यहाँ पे हमारा क्या होना चाहिए? ग्रोथ जो है वो बेसिकली तुम्हारा रिवर्सिबल नहीं होना चाहिए, इरिवर्सिबल होना चाहिए। अगर इसका हाइट 5 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो इट ऑलवेज ये क्या होना चाहिए? 10 सेंटीमीटर होना चाहिए। दूसरा, अगर नॉन लिविंग थिंग का देखो, नॉन लिविंग थिंग में ग्रोथ को क्या कहोगे? अगर हिमाचल गए हो लोग भाई? यस सर। और कश्मीर, लद्दाख फोटो तो देखा होगा मूवीज में, ठीक है। क्या होता है? ठंडी के दिनों में आइस डिपॉजिट हो गया, माउंटेन है, ठंडी के दिन में आइस डिपॉजिट हो गया, इसका हाइट इंक्रीज कर गया भाई, हाइट इंक्रीज कर गया भाई। और इस जब गर्मी का ड्यूरेशन आया तो हमारा क्या हुआ? इस माउंटेन का हाइट डिक्रीज कर जाएगा, आइस जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा, आइस जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा। यस सर। यस सर। हमारा क्या है? ये हमारा नॉन लिविंग में जो ग्रोथ हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग ग्रोथ बोलेंगे क्या? नहीं सर, इसे हम लोग ग्रोथ नहीं बोलेंगे। अच्छा, तुम्हारे घर में स्पंज होता है या कपड़ा होता है, जब कपड़े को हम लोग गीला कर देते हैं तो हमारा क्या होता है? कपड़े का वेट इंक्रीज कर जाता है, कपड़े का वेट इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। या सैंड ड्यूज को देखो, सैंड ड्यूज क्या होते हैं? सैंड ड्यूज ग्रो कर जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं, घट भी जाते हैं, ठीक है। तो ये हम इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं कि ग्रोथ जो है वो हमारा डिफाइनिंग फीचर है क्या? डिफाइनिंग फीचर कहने का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय द डिफाइनिंग फीचर? वो फीचर जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करे।
वो फीचर जो एक्सक्लूसिव, मतलब हम कहेंगे कि मतलब उसमें कोई भी इफ बट ना हो, कोई भी एक्सेप्शन ना हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफाइनिंग फीचर बोलते हैं। तो हमारा ग्रोथ क्या होगा, ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर है क्या ह्यूमन ऑर्गेनिज्म का? ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है, करेक्ट बच्चों, ठीक है। अब ग्रोथ हमारे दो टाइप के होते हैं बच्चा, ग्रोथ दो टाइप का, एक हमारा क्या होता है, एक इंटरनल होता है, और एक एक्सटर्नल होता है। एक इंटरनल होता है और एक एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब देखो एक्सटर्नल ग्रोथ बताया तुम लोग को माउंटेन का, ये क्या हो रहा था, एक्सटर्नल ही था ना, ठीक है। और इंटरनल ग्रोथ, हम लोग जब इंटरनल ग्रोथ की बात करेंगे, एक बार क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, ठीक है, कि विच वन इज डिफाइनिंग फीचर, तो उसमें दे दिया क्या है, इंटरनल ग्रोथ, एक्सटर्नल ग्रोथ, ठीक है, एंड नन ऑफ दिस। तो तुम्हारा आंसर क्या होगा, इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ जो होता है वो हमारा बेसिकली डिफाइनिंग फीचर होगा, किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंटरनल ग्रोथ जो होगा वो डिफाइनिंग फीचर होगा। हम लोगों में ग्रोथ कैसे होता है, हम लोगों में ग्रोथ इंटरनल होता है या एक्सटर्नल होता है? तुम्हारे ऊपर क्या वर्टिब्रेज ऐड हो गई? इंटरनल सर, इंटरनल। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसकी ग्रोथ कैसा होता है, इंटरनल होता है। वो प्लांट्स में देखोगे तो क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज डिवाइड होते हैं और ग्रोथ कॉज करते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये हमारा क्या है, ग्रोथ अगर क्वेश्चन में आएगा तो इंटरनल ग्रोथ हमारा क्या होगा, डिफाइनिंग। हाँ भाई, माइक तो ऑफ कर दिया तो बोलने के बाद, हाँ चलो। तो इंटरनल ग्रोथ क्या होगा हमारा, डिफाइनिंग फीचर होगा। अब बताओ ग्रोथ का फंडा क्लियर हुआ, ग्रोथ का फंडा क्लियर हुआ, ठीक है। तो इससे एक साल नीट में क्वेश्चन आ चुका है, बस ये क्वेश्चन आया था और बहुत सारे बच्चों ने गलती कर दिया था, क्या कर दिया था, नॉन ऑफ दीज कर दिया था, ठीक है। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बोलो सर, एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल से एक लिविंग सेल बनता है, तो क्या हम एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स को एक लिविंग फीचर या मतलब उसे कौन सा ग्रोथ कहेंगे, इंटरनल या एक्सटर्नल? देखो एग्रीगेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स जो होते हैं बेसिकली क्या होता है कि जो बायोमोलिक्यूल्स एग्रीगेट किए, तो ऐसा नहीं है कि बायोमोलिक्यूल्स तुमको सीधे के सीधे लिविंग ऑर्गेनिजम्स बन गए। अगर तुम बहुत सारे प्रोटीन्स को क्या किया, एग्रीगेट कर दिए, तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया? नहीं सर। होगा नहीं होगा। या तुम प्लेन डीएनए को भी ले आकर यहाँ पे रख दो, प्रोटीन ले आओ और डीएनए ले आओ, तो इससे हमारा क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म बन जाएगा? नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये जो एग्रीगेशन करते हैं, तो एग्रीगेशन इज नॉट अ ग्रोथ, ठीक है। वहां पे हमारा क्या होता है, एग्रीगेशन जो है वो बेसिकली हम कह सकते हैं कि इट इज नॉट अ ग्रोथ, ये हमारा एक टाइप से हम कह सकते हैं कि एक्सटर्नल ग्रोथ टाइप से। गॉट इट? ओके सर, ठीक है। अब आओ, ग्रोथ क्लियर है, और कोई डाउट है भाई? सर एग्रीगेट को एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं ना? क्या एग्रीगेट को सर एक्यूमुलेशन भी कह सकते हैं? हाँ, एग्रीगेट को एक्युमुलेशन और एग्रीगेशन, देखो दो, एक्युमुलेशन कहने का मतलब क्या है, बारिश हो रही है और पानी एक्युमुलेट हो गया, ठीक है। और एग्रीगेट कहने का मतलब क्या हुआ, एग्रीगेट कहने का मतलब है कि तुम किसी चीज को ले आ रहे हो या खुद ही किसी कारणवश एक जगह बायोमास जो है एग्रीगेट कर गया, ठीक है। कुछ अपने आप मतलब बायोमोलिक्यूल्स जो हैं वो एग्रीगेट कर गए, इकट्ठे हो गए एक जगह, ठीक है। तो दोनों लगभग एक ही जैसे हैं, क्लियर है? यस सर। अब आओ बेटा, सर इरिवर्सिबल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है? क्या चीज? इरिवर्सिबल ग्रोथ। देखो इरिवर्सिबल ग्रोथ जो होता है वो कब, जो हमारी हाइट अगर इंक्रीज कर गई, तो हमारी हाइट इंक्रीज कर गई तो ये क्या, हाइट जो है एक्सटर्नली तो इंक्रीज नहीं किया है, इंटरनली इंक्रीज किया है। और ये हाइट क्या हमारी कम हो जाएगी क्या? हाँ, कब होगी, जब अगर हम अपने लेग को ही ऑपरेशन करा दे किसी कारणवश, ठीक है, तभी तो हमारी हाइट डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो जो इरिवर्सिबल ग्रोथ है, पहली बात की ग्रोथ, सिंपल ग्रोथ जो है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर नहीं है, ठीक है। ग्रोथ में कौन सा ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है बेटा, तो वो इंटरनल ग्रोथ डिफाइनिंग फीचर है, ठीक है। और ग्रोथ कभी भी
रिवर्सिबल नहीं होता है, ग्रोथ ऑलवेज क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, ग्रोथ कभी भी क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। ठीक है, क्लियर है भाई? ओके सर। सपोज करो तुमने कपड़े में पानी ले लिया, स्पंज लिया, स्पंज को पानी में डुबो दिया। ठीक है, और पानी में डुबोने के बाद क्या किया कि तुमने उसका वेट लिया तो देखा कि ये क्या है भाई, 1 kg का है। और उसके बाद उसको तुमने स्क्वीज कर दिया पूरा, और स्क्वीज करने के बाद उसको रख दिया किस पे, फिर से उसका वेट लिया तो कितना आया, 50 ग्राम आया। ठीक है, 50 ग्राम आया। तो ये क्या हुआ, ये हमारा बेसिकली क्या होगा, ये हम कह सकते हैं कि ये ग्रोथ है क्या, ये ग्रोथ नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा ग्रोथ नहीं होगा। अच्छा, अभी बारिश का दिन है, बारिश के दिन में हमारे घरों का दरवाजा जो होता है वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा टाइट हो जाता है, स्वेल हो जाता है सर। हाँ, थोड़ा सा स्वेल कर जाता है। और वुड क्या होता है, वुड हमारा डेड लिविंग मटेरियल है कि नहीं, वुड यस सर। डेड लिविंग मटेरियल है। तो वहां पे क्या होता है, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल के बीच में, कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होता है। अब ये क्या किया, एटमॉस्फेयर से वाटर मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे एक्युमुलेट कर लिया, मॉइस्चर को ले लिया, और क्या हुआ, अपना सरफेस एरिया इंक्रीज कर दिया। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्बाइबिशन। तो इम्बाइबिशन हो गया, तो वहां पे क्या हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज कर गया। लेकिन जैसे ही धूप होगी, जैसे ही मौसम गर्म होगा, तो हमारा क्या होगा, फिर से वो गेट हमारा क्या हो जाएगा, फिर से अगेन अपने ओरिजिनल साइज शेप में आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इज इट क्लियर? ग्रोथ का फंडा बिल्कुल क्लियर हुआ भाई? यस सर। तो ऑलवेज याद रखना क्या, कि ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। 2 ही पॉइंट याद रखना है, ग्रोथ हमारा डिफाइनिंग फीचर नहीं है। दूसरा क्या, कि इंटरनल ग्रोथ जो है वो क्या है, डिफाइनिंग फीचर फॉर लिविंग डिफाइनिंग ऑर्गेनिज्म। फीचर। अगर कभी भी डिफाइनिंग फीचर में इंटरनल ग्रोथ की बात करते तो वो हमारा डिफाइनिंग फीचर हो जाएगा। चले रिप्रोडक्शन पे चले। यस सर। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या हो रहा है, ज्यादा फास्ट तो नहीं चल रहे ना, ठीक है ना, चले ना इसी स्पीड में। यस सर। चलो भाई, रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है बेटे, रिप्रोडक्शन कहने का मतलब होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करे। अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करने को ही हम लोग क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर क्या होगा, सेल डिवीजन होगा। और सेल डिवीजन होगा तो उनका क्या होगा, सेल डिवीजन होगा तो वो अपने टाइप के ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस करेंगे। अब यूनिसेलुलर होगा तो वहां पे माइटोसिस होकर भी प्रोड्यूस हो सकता है। सेल डिवीजन पता है ना, सेल डिवीजन कितने टाइप्स के, 2 टाइप्स के होते हैं, माइटोसिस एंड मियोसिस। तो माइटोसिस कहाँ होता है बेटे, सोमेटिक सेल्स में होते हैं। मियोसिस कहाँ होता है, जर्म सेल्स में, ऑटोसोमिक, जहां पे हमारे गेमेट्स वगैरह का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो यूनिसेलुलर होंगे उनके अंदर हमारा भाई सेल डिवीजन होगा तो हमारे वो अपने टाइप के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस कर लेंगे। ठीक है, सपोज करो एक ये बैक्टीरिया है या यूनिसेलुलर अलगी है, ये डिवाइड किया और डिवाइड करके क्या किया, अपने टाइप का ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, अपने टाइप का ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर दिया। दूसरा कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, सपोज करो ये कोई इंसान है, इसने क्या किया, इसने रिप्रोडक्शन किया, दोनों ने मेल एंड फीमेल दोनों कपुलेट किए हैं, और कपुलेट करके क्या कर दिए भाई, एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर दिए, छोटू सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा को प्रोड्यूस कर दिया। ठीक है, कर दिए भाई। तो ये अपने टाइप के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली रिप्रोडक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस और मल्टीप्लाई बाय सेल डिवीजन, ये तो क्लियर है फंडा। ठीक है, इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन मोस्टली रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या होता है, सर इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्वड इन मेटिंग, मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्वड, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है सर। करेक्ट 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 करेक्ट। कहने का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब क्या है, करेक्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब है बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे क्या, कि फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। बस सिंपल सा वर्ड, कभी भी ये पेरेंट्स वगैरह नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, मेल गेमेट और फीमेल गेमेट गया फ्यूज किया। बहुत सारे ऐसे भी तो ऑर्गेनिज्म है जो मेल और फीमेल गेमेट दोनों प्रोड्यूस करते हैं, क्यों करते हैं ना भाई, हर्माफ्रोडाइट जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जरूरी होता है। हाँ, तो वो हमारा क्या होता है,
वो हमारा बेसिकली जैसे कुछ ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें हमारा क्या होता है, एक ही ऑर्गेनिज्म जो है दोनों गेमेट्स प्रोड्यूस करता है। तो जब हमारा दो गेमेट प्रोड्यूस होता है, मतलब दो गेमेट आपस में जाके मिल जाए, यानी मेल गेमेट और फीमेल गेमेट आपस में मिल जाए, जिस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं और सीनगेमी बोलते हैं, तो हम लोग उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। तो मोस्टली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कुछ जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस होते हैं। अब एक प्लांट्स की देख लो, प्लांट्स में हम लोग किसी के घर पे गए और हम लोग को कोई प्लांट, मनी प्लांट, गुलाब, रोज अच्छा लग गया, हम लोग क्या करते हैं, एक उसका स्टेम का पार्ट लेकर चले आते हैं और क्या करते हैं, उसको हम लोग अपने घर पे सोइंग कर देते हैं, मिट्टी में डाल देते हैं, और कुछ दिन के बाद क्या होता है, वहां पे रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ब्रायोफिलम देखते होगे, लीफ से लीफ टूट कर जहां गिर जाता है वहीं पे क्या हो जाता है, वहीं पे नए ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। तो कुछ ऐसे भी होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, अब ये तो हमने सारी बातें कर ली, ये हम लोग समझ में आ गए कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन को तो तब तो हम कहेंगे ना कि भाई ये पेन तो रिप्रोड्यूस अपने टाइप का नहीं करेगा। पेन रिप्रोड्यूस करेगा क्या, अपने टाइप का ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर देगा? नहीं करेगा। नो सर। कभी ये मोबाइल भी नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि अगर कितना अच्छा होता अगर ये मोबाइल रिप्रोड्यूस करते रहता, तो हम लोग का मोबाइल अगर खराब होता तो हमारे पास क्या होता, ऑलरेडी नया मोबाइल एक आ जाता खराब होने से पहले, कितना अच्छा होता। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं क्या कि रिप्रोडक्शन हमारा डिफाइनिंग फीचर है? बताओ। नो सर, नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। क्यों बेटा? सर म्यूल, सर क्योंकि जो रिप्रोडक्शन होती है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में नहीं होती, क्योंकि जैसे म्यूल्स है उनमें नहीं होती रिप्रोडक्शन। बिल्कुल करेक्ट। म्यूल जो है वो कैसे होता है, म्यूल जो है ह्यूमन इंटरफेरेंस के द्वारा रिप्रोड्यूस कराया जाता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं, डोंकी और हॉर्स को लेकर हम लोग क्रॉस करा देते हैं। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, म्यूल बोलते हैं। और म्यूल जो होता है वो क्या होता है, म्यूल जो होता है वो लिविंग तो है बट स्टेराइल है, वो अपने टाइप का ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा बहुत सारे कपल्स ऐसे होते हैं हमारे सोसाइटी में जिनमें किसी कारणवश वो ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है एनाटॉमिकल कुछ इश्यूज हो, बहुत सारी इश्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्या हो सकता है, जब ये इस टाइप के अगर इश्यूज होंगे तो हमारे क्या होगा, वो ऑर्गेनिज्म ऐसे मतलब सॉरी वो कपल जो है वो क्या लिविंग नहीं है क्या, वो कपल भी लिविंग है बट वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है। ठीक है, यानी अपने टाइप का ऑफ स्प्रिंग नहीं ला पा रहा है। ठीक है, अब मेल, मान लो कि मेल है तो मेल गेमेट उसमें एंजियोस्पर्मिया है, यानी स्पर्म का प्रोडक्शन ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फीमेल है, फीमेल के अंदर हो सकता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है फैलोपियन ट्यूब्यूल्स ब्लॉक हो, या यूटेरस जो है वो इतना कैपेबल नहीं है कि मतलब एम्ब्रियो को प्रॉपर वे से सस्टेन कर सके। ऐसे हो सकते हैं, सुना होगा ऐसे केसेस। ठीक है, तो क्या ये लोग भी तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बट दे कांट रिप्रोड्यूस, ये अपने टाइप के ऑफ स्प्रिंग को रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। सो हम लोग रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, रिप्रोडक्शन को हम लोग कभी भी डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं। सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। दूसरा हनी बी में कौन कौन से टाइप के हनी बी होते हैं भाई? हनी खाते हो ना, शहद। तो टू टाइप्स ऑफ वर्कर बीज और क्वीन बी। वर्कर, क्वीन और ड्रोन, 3 टाइप्स के होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है भाई, केवल फीमेल जो है, क्वीन जो है वही क्या करती है, रिप्रोड्यूस कर पाती है। ठीक है, ठीक है, और जो वर्कर होता है वो स्टेराइल होता है। यस सर। वर्कर जो है वो क्या होता है, सर स्टेराइल होता है वो? सर नॉन स्टेराइल होता है वर्कर और क्वीन मिलके तो प्रोड्यूस करती है ऑफस्प्रिंग। और ड्रोन क्या करता है? सर ड्रोन तो सिर्फ हनी लाता है। करेक्ट, ड्रोन जो है वो क्या लाता है, ड्रोन जो है वो केवल नेक्टर्स वगैरह कलेक्ट करता है। ठीक है, और वर्कर जो होता है वो हमारा
सॉरी, वर्कर्स होता है वो क्या होता है, स्टेराइल होता है, गलत बोल रहे हो बेटा। वर्कर्स होता है वो क्या होता है, वर्कर जो है स्टेराइल होता है, और ड्रोन जो है वो क्या होते हैं, वो तुमको फर्टाइल होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हनी बी में इस टाइप से भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट दे आर लिविंग। इज इट क्लियर? सो रिप्रोडक्शन इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। क्लियर है बच्चा? बोलो सर Yes, बट sir. रिप्रोडक्शन हनी बीस में तो सर वर्कर बीस और क्वीन बी में होती है ना? क्या क्या क्या? सर रिप्रोडक्शन बीस में वो तो वर्कर बीस और क्वीन में होती है, सर बट वर्कर ड्रोन बीस मर जाती है। स्टेराइल होते हैं। नहीं बेटा, वर्कर बी जो होता है वो स्टेराइल होता है, स्टेराइल होता है, ठीक, ठीक है। और Yes, sir. क्वीन जो ड्रोन है, फर्टाइल होता है। ड्रोन जो होता है वो तुमको फर्टाइल होता है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर, ओके। ओके बेटा, चले आगे। रिप्रोडक्शन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? तो बेटा जी मेटाबॉलिज्म हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब है सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग सेल। एक सेल के अंदर भी अगर कोई पूरा मतलब सम टोटल ऑफ रिएक्शंस हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूनिसेलुलर हो, मल्टी सेलुलर हो, उनके अंदर क्या होगा? उनके अंदर मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या है? हम लोग के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहे हैं, और साथ ही साथ क्या हो रहा है? सेलुलर रेस्पिरेशन भी हो रहा है, जहां पे क्या हो रहा है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रेक कर रहा है, C6H12O6 ब्रेक कर रहा है, और एनर्जी का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, प्लस हमारे बॉडी के अंदर और भी मेटाबॉलिज्म हो रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, प्रोटीन का भी मेटाबॉलिज्म हो रहा है, कुछ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। ठीक है, कुछ एमिनो एसिड का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो ये हमारा क्या है? बेसिकली ये हम कहते हैं क्या? मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, यानी सम टोटल ऑफ रिएक्शन, मतलब जितने भी रिएक्शन हमारे सेल के अंदर अगर हो रहे हैं तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? उसे हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, सॉरी सर, सर आप हैंडमेड नोट्स नहीं बनवा रहे? क्या चीज? सर हैंडमेड नोट्स। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। हेलो हाँ जी, सर, मैं ये पूछ रही हूँ कि आप हैंडमेड नोट्स नहीं बनवा रहे? हैंड रिटन नोट्स? यस सर। बेटा ये पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये पॉइंट्स आप नोट कर सकते हो। ठीक है, और इसको समझाने के लिए आपको डायग्राम्स यूज किए जाएंगे। ठीक है, जी देखो मैंने क्या बोला? मेटाबॉलिज्म, the sum total of all chemical reaction occurring in the living organism। सम टोटल करने का मतलब क्या है? जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं हमारे बॉडी के अंदर उसको हम लोग बोलते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बी दे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर, एग्जिबिट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, विदाउट एनी एक्सेप्शन, बट नो नॉन लिविंग थिंग सो मेटाबॉलिज्म। अब ये हमारा पेन है, इस पेन के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या? कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे कि मेटाबॉलिज्म जो है वो क्या है? मेटाबॉलिज्म हमारा बेसिकली डिफाइनिंग फीचर है। ठीक है, अब देखो एक्सेप्शन क्या है बेटा? इस पॉइंट को नोट कर लेना। ठीक है, इस पॉइंट को नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट। ठीक है, अब कुछ जो हम लोग बायोलॉजिकल रिएक्शंस करते हैं कहां बेटा? इन विट्रो करते हैं। कहां करते हैं? इन विट्रो करते हैं। इन विट्रो करने का मतलब क्या है? टेस्ट ट्यूब में हम लोग रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो रिएक्शन करते हैं दैट इज अ मेटाबॉलिज्म? नहीं, वो हमारा क्या होगा? वो एक आइसोलेटेड मेटाबॉलिज्म होता है। कहने का मतलब है कि हमने क्या किया? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसमें? पायरुविक एसिड में। लेकिन अगर हमारे सेल के अंदर देखोगे, हमारे बॉडी के अंदर देखते हो तो ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज जो है
चलो अब देखो, तुम लोग जानते होगे C6H12O6 क्या होता है बेटा? ग्लूकोज। में क्या होता है, ग्लूकोज में हम लोग के बॉडी सेल के अंदर जब सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हो तो सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है भाई? सेलुलर रेस्पिरेशन में ग्लूकोज जो है पहले टूटता है किसमें? पायरुविक एसिड। पायरुवेट या पायरुविक एसिड में टूटता है। कहाँ? साइटोप्लाज्म के अंदर। फिर ये कन्वर्ट करता है किसमें बेटे? एसिटाइल कोएंजाइम, एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करता है। और एसिटाइल कोएंजाइम ए से कहा जाता है बच्चे? एसिटाइल कोएंजाइम ए से ये चला जाता है किसमें? क्रेब्स साइकिल में चला जाता है। ठीक है, और क्रेब्स साइकिल में क्या होता है? बेसिकली वहां पे हमारा डिकार्बोक्सिलेशन होता है, सारे कार्बन जो है वो कन्वर्ट कर जाते हैं किसमें? कन्वर्ट कर जाते हैं CO2 में। ठीक है, जब CO2 में कन्वर्ट करते हैं और ब्रेक डाउन होता है तो हमको क्या मिलता है बेटा? हमारा बेसिकली एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो कहने का मतलब है कि जो कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर हम सपोज करो ग्लूकोज लें और ग्लूकोज से पायरुविक एसिड केवल बनाए, ठीक है, ग्लूकोज से केवल पायरुविक एसिड बनाए, तो ये क्या मेटाबॉलिज्म हो जाएगा? दिस इज अ मेटाबॉलिज्म। बोलो नो, ये मेटाबॉलिज्म नहीं होगा, इट इज ए आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। ये क्या है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन। हमने एक बायोमोलिक्यूल्स लिया और उसको दूसरे बायोमोलिक्यूल्स में कुछ एंजाइम्स वगैरह यूज करके टेस्ट ट्यूब में हमने कन्वर्ट किया। तो ये हमारा क्या है? आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन है। यानी इन विट्रो जब हम कोई मेटाबॉलिक रिएक्शंस को परफॉर्म करते हैं तो दे आर नॉट द लिविंग बट दे आर श्योरली लिविंग रिएक्शन। वो क्या होंगे? दे आर नॉट लिविंग बट वो होंगे क्या? वो लिविंग रिएक्शन टाइप के होंगे बट वो हमारे क्या होंगे? लिविंग नहीं होंगे। ठीक है, तो इन विट्रो जो भी होता है वो हमारा क्या होता है? वो इन विट्रो रिएक्शन लिविंग रिएक्शन नहीं होता है। लिविंग रिएक्शन नहीं होता है, यहां पे लिखा हुआ है एक्सेप्शन, आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन। इज इट क्लियर? ये बेटा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लेना। सो इस बेसिस पर हम लोग क्या बोलेंगे कि मेटाबॉलिज्म इज ए defining feature of living body. डिफाइनिंग फीचर। करेक्ट बच्चे, करेक्ट। ठीक है, डिफाइनिंग फीचर, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब इसमें कोई डाउट है? बोलो। No sir. कोई डाउट नहीं है, चलिए। नो सर। अब आइए, अब अगर हम बात करते हैं रेस्पॉन्स टू स्टिमुली की बात करें तो रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुली को हम लोग क्या कहेंगे? अभी हमने बताया कि भाई प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो। प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब क्या हुआ? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द प्रोकैरियोट्स? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और वायरस, फंगस, क्या चीज? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, Protozoans. प्रोटोजोआ नहीं है बेटा, प्रोटोजोआ तो प्रोटिस्टा में है। ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मस, यस, करेक्ट। आर्कीबैक्टीरिया, आर्चीबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया। ठीक है, चलो करेक्ट, वेरी गुड। इसी तरह स्टडी करो। ठीक है, अब आओ। तो रिस्पॉन्स टू स्टिमुली की जब बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है, it refers to the ability of all living organisms, whether prokaryotes or eukaryotes, single cell, simple cell or complex in organization, have ability to sense the condition in their surrounding and respond to these stimuli which may be physical, chemical or biological. ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस बोलते हैं। जैसे तुम लोग को बताया कि हम लोग, हमारे ऊपर अगर तुम खड़े हो और तुम्हारे ऊपर कोई क्या करे, कागज का टुकड़ा फेंके या ईंट का टुकड़ा फेंके, या तुम क्रिकेट खेल रहे हो और तुम्हारे तरफ बॉल से, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होता है? या तो तुम उसको कैच करने के लिए पकड़ोगे या अपने आप को कोशिश करोगे कि भाई हमको चोट ना लगे अगर हम कैच नहीं कर पा रहे हैं तो।
यही करोगे ना भाई, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली होता है। इसी तरह से अगर बैक्टीरिया के केस में देखें, प्रोकैरियोट्स के केस में देखें, तो प्रोकैरियोट्स में भी सेम सिनेरियो होता है। तुम लोगों को बताया कि क्या होता है, बैक्टीरिया जो है वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कर लेता है। बैक्टीरिया क्या कर लेता है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस अपने अंदर डेवलप कर लेता है। इज इट क्लियर? ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं भाई, और प्लांट्स में अगर हम देखें, प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स में क्या है भाई, प्लांट्स के अंदर भी तो हमारा एक्सटर्नल स्टिमुली के होता है रिस्पॉन्स, होता है या नहीं? यस सर, होता है। Yes, sir. एग्जांपल्स क्या A-length. दोगे? फ्लावरिंग, फ्लावरिंग, टच मी नॉट प्लांट, करेक्ट, फ्लावरिंग हुआ, सिंपल। A-length. ग्रास का ग्रो होना। हाँ, अब सिंपल क्या हुआ कि वाटर के डिफिशियंसी हो गया, तो अपना लीफ क्या करता है भाई, लीफ जो है अपने सरफेस एरिया को कम कर लेता है। क्या करता है, पूरे जो लीफ जो है सरफेस एरिया को कम करके ऐसे डाउन कर लेता है। ठीक है भाई, ऐसे रहेंगे तो हमारा क्या होगा, सरफेस एरिया ज्यादा रहेगा तो हमारा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा, तो इसको ऐसे ये डाउन कर लेता है। तो हमारे सारे जो सेल्स होते हैं उनके अंदर टर्जिडिटी क्या होती है, डिक्रीज कर जाती है। टर्जिडिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज कर जाती है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो प्लांट्स में भी होता है, एनिमल्स में भी होता है, हम लोग भी रिस्पॉन्स देते हैं, कोई ऑर्गेनिज्म भी देता है। अब जैसे कभी अगर जंगल से क्रॉस कर रहे हो, तुम ड्राइविंग कर रहे हो, जंगल से क्रॉस कर रहे हो, और जंगल से क्रॉस कर रहे हो, कोई हाथी वगैरह या कोई भी मतलब बड़े टाइप का एनिमल अगर जा रहा है, तो क्या करोगे, जैसे ही उसको लाइट का इंटेंसिटी, हाई लाइट इंटेंसिटी पड़ता है, तो वो समझ जाता है कि हमारा क्या है, कि कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है, तो वो या तो भाग जाएगा या तुम पर अटैक कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक्सटर्नल स्टिमुली के अगेंस्ट रिस्पॉन्स दिया उसने। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स केमिकल भी हो सकता है। अब देखो केमिकल रिस्पॉन्स क्या हुआ, तो हमने एंटीबायोटिक का बताया कि भाई सारे एंटीबायोटिक्स खाने से क्या हुआ, बैक्टीरिया जो है अपने अंदर रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए। ठीक है, अब देखो सुना होगा कि पहले क्या था भाई, कि पहले जब हम लोग गुड नाइट वगैरह जलाते थे या कॉइल वगैरह हम लोग जलाते थे, तो घर के मच्छर क्या होते थे, भाग जाते थे। आज के डेट में क्या है, तुम गुड नाइट जलाओ और घर के सारे मॉस्किटो देखोगे कि वहीं पे जो है कि नहीं गॉसिप करते हुए नजर आएंगे, गिन 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 करते हुए नजर आते हैं भाई। ठीक है, यस सर। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि उन मॉस्किटो के अंदर क्या हुआ, जो केमिकल यूज कर रहे थे हम लोग कंसिस्टेंट, वो केमिकल से उनको क्या हुआ, रेजिस्टेंस हो गया है। अब वो उनके अंदर कोई भी मतलब ये नहीं हो रहा है। तो ये हमारा क्या हुआ, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमको मच्छर काट रहा है, तो हमने क्या किया भाई, कि हम लोगों ने गुड नाइट ऑन किया। लेकिन गुड नाइट ऑन किया या हम लोगों ने कॉइल को जला दिया, बर्न कर मतलब उसको इग्नाइट कर दिया, लेकिन उससे उसको वो क्या किया, अपने अंदर रेजिस्टेंस कर लिया। तुम जलाए हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमको। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस का होता है कंसेप्ट। तो ये हमारा केमिकल का रिस्पॉन्स हुआ। अब बायोलॉजिकल का क्या हुआ भाई, बहुत सारे कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें क्या होता है, कैमोफ्लेज होता है। ठीक है, होता है भाई। क्या होता है कि जब वो देखता है कि भाई हमारा प्रीडेटर पहुंच गया, वो क्या करेगा, वो अपने आप अपना कलर चेंज कर लेता है। ठीक है, या अपने प्रे को पकड़ने के लिए क्या करेगा, अपने मतलब हम कह सकते हैं कि उसके फूड को अपने कैच करने के लिए क्या करता है, उसके पास तक चला जाएगा बिल्कुल। और ये जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये वाला जो ऑर्गेनिज्म होगा, ये क्या समझेगा कि ये तो मतलब प्लांट का ही पार्ट है। ठीक है, क्या एग्जांपल है, सुना है कभी? करेक्ट, मोथ एंड यूका। हाँ, एक मिनट बच्चे, पानी पी लेने दो। मोथ एंड यूका में भी होता है, बहुत सारे लिजार्ड्स। ऐसा ही एक और एग्जांपल था ना कि वो जो इंसेक्ट होता है वो जाता है और उसकी बैक पे वो सारे पोलन ग्रेन स्टिक हो जाते हैं। पोलन ग्रेन स्टिक कर गया, और एक्चुअली वो जाता किस लिए, मोथ एंड यूका जो है वो बेसिकली जाता है, अगर मोथ वो ना हो तो यूका में तुमको क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगा। और अगर यूका ना हो तो मोथ का नेक्स्ट जनरेशन नहीं आएगा। तो दोनों आपस में कोरिलेटेड है। दूसरा, कैमलियन सुना है? कैमलियन क्या करता है, कैमलियन जो है जिस सरफेस पे रहेगा, सराउंडिंग के कलर, सराउंडिंग के अकॉर्डिंग कलर, सराउंडिंग के कलर का कर लेता है अपना कलर।
ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हम कह सकते हैं कि भाई ये हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। ठीक है, ये हमारा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स है। अब देखो दूसरा बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में और क्या देख सकते हैं, बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स में हम देख सकते हैं कि हम लोग का इन्वायरमेंट में प्लांट्स बहुत सारे हैं। ठीक है, और सभी के पॉलन क्या हो रहे हैं, सभी के पॉलन एयर में फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है ना कि भाई रोज के ऊपर मैरीगोल्ड का पॉलन आकर, रोज के स्टिग्मा पे मैरीगोल्ड का पॉलन आकर उसको फर्टिलाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। रोज को कौन फर्टिलाइज कर रहा है, रोज का ही पॉलन कर रहा है, मैरीगोल्ड का मैरीगोल्ड को ही कर रहा है, वीट का वीट को ही कर रहा है, राइस को राइस का ही पॉलिनेट कर रहा है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये क्या है, मतलब कि अब उसको कोई खबर थोड़ी दे रहा है, तुम खबर थोड़ी देने जा रहे हो कि भाई तुम्हारे पास जो है राइस का आ गया है, वीट तुम्हारे पास राइस का पॉलन आ गया है, राइस तुम्हारे पास वीट का पॉलन आ गया है। वो क्या हो रहा है, वो सेल्फ रिकॉग्नाइज कर ले रहा है, सेल्फ रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि हमारे क्या है, ये हमारा पॉलन कंपेटेबल है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारा पॉलन कंपेटेबल है कि नहीं है, हमारे पॉलिनेशन के लिए, हमारे फर्टिलाइजेशन के लिए यूजफुल है या नहीं है, मेरे ही स्पीसीज का है कि नहीं, इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है। और रिकॉग्नाइज करने के प्रोसेस क्या हुआ, दोनों के दोनों क्या हुए, बायोलॉजिकल हुए, दोनों के दोनों क्या हुए, बायोलॉजिकल हुए। बोलो बेटा। यस सर। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं भाई कि अब देखो हम कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेंस टू स्टिमुलस है वो हमारा क्या है, डिफाइनिंग फीचर है। बोल सकते हो, हम लोगों ने इस पेन के ऊपर ऐसे टच किया, तो ये पेन के ऊपर जब टच किया तो पेन में कोई रिस्पॉन्स आया क्या, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। गिरा दे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ठीक है, और अगर एक हम पर्सन को देखें जो कि पर्सन क्या है, हॉस्पिटलाइज्ड है और कोमा में है, हॉस्पिटलाइज्ड है और कोमा में है। ठीक है, यानी उसका बॉडी वगैरह काम नहीं कर रहा है, बस वो मतलब लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पर है। ठीक है, या कई बार ऐसे भी कोमा में होते हैं कि वो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम पे नहीं होते हैं, बट वो कुछ भी सेंस नहीं कर पा रहे, तो उनको हम लोग क्या मान रहे, डेड मान रहे? बताओ भाई। लिविंग सर डेड बोलते हैं। क्या ब्रेन डेड है सर, ब्रेन ही तो डेड है बस, ब्रेन डेड है, बट हमारा क्या होता है, अदर प्रोसेस हो रहे हैं, अदर प्रोसेस हो रहा है, उनका सेल का मेटाबॉलिज्म चल रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है, इजेशन हो रहा है, डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, जो भी हम लोग मतलब पाइप सिस्टम से अगर फूड देते हैं या मेडिसिन दे रहे हैं, तो वो मेडिसिन का क्या हो रहा है, सेल जो है उसको रिस्पॉन्स दे रहा है या नहीं दे रहा है, दे रहा है। यस ठीक सर, है, लिविंग है। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, आईज ओपन करते हैं, आईज ओपन करने के बाद हम लोग अगर एक टॉर्च की लाइट से अगर देखते हैं तो उसके प्यूपिल क्या होंगे, प्यूपिल जो होंगे वो क्लोज होंगे और ओपन होंगे, एक्सपैंड करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगा किसका भाई, तो हमारे प्यूपिल का। तो इस बेसिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये ब्रेन डेड तो है, बट हमारे क्या है, इसके अंदर मेटाबॉलिज्म सारे वर्क कर रहे हैं। ठीक है, और ये सेंस भी कर रहा है क्या भाई, हमारा आइज सेंस किया ना, आइज का जो प्यूपिल है वो सेंस किया किसको, लाइट को सेंस किया या नहीं किया, किया। तो ये हमारा क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस हुआ। तो रिस्पॉन्स और स्टिमुलस जो होता है वो क्या होता है, डिफाइनिंग फीचर होता है। तो कॉन्शियसनेस इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और ह्यूमन बीइंग जो है आर द ओनली ऑर्गेनिज्म टू हैव सेल्फ कॉन्शियसनेस। मतलब हम लोग में क्या है कि एक ह्यूमन, हम ही लोग में है क्या है कि हम लोग सेल्फ कॉन्शियस होते हैं। सेल्फ कॉन्शियस करने का मतलब क्या है, इंटीग्रेटेड सिस्टम व्हिच कैन रिस्पोंड टू स्टिमुलस। एक तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा हम क्या कहेंगे भाई कि हम लोग एक तो अपने बाहर के एनवायरनमेंट को हम लोग सेल्फ आइडेंटिफाई करते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोग सेल्फ अवेयर होते हैं। क्या भाई, तुम अगर ऑफिस जा रहे हो, सॉरी स्कूल जा रहे हो, तो क्या करते हो भाई, अच्छे से ड्रेसिंग करके जाते हो, क्या हम लुकिंग स्मार्ट और नहीं है, कि ठीक से हमारे हेयर्स हैं कि नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या है, हम लोग के अंदर सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। बट ऐसा बेटा डॉगी के अंदर में तो नहीं होता है। अब डॉगी को कभी बाहर जाना है तो इसका वो थोड़ी है कि वो अपना कंघी करेगा भाई, बाल हेयर्स ठीक करे, हम ठीक लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना।
ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में अब हम लोग कंक्लूड करेंगे क्या भाई, हम लोग क्या कहेंगे कि ये जो पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट याद रखना, ठीक है, इससे क्वेश्चन आ जाता है कई बार। अब देखो हमारा कंक्लूजन क्या होगा, कंक्लूजन होगा कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, इवॉल्विंग, ठीक है, सेल्फ रेगुलेटिंग, इंटरैक्टिव सिस्टम कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सटर्नल स्टिमुली। ठीक है, क्लियर है? तो ये हमारा एक फाइनल डिफिनीशन होगा क्या चीज का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का होगा। सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सेल्फ रिप्लिकेटिंग, खुद ही वो स्वतः क्या करेगा, स्वतः जो है वो रेप्लिकेट करता है, इवॉल्विंग होता है अंदर में, उस मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन होता रहेगा धीरे धीरे, और वो खुद अपने आप को इवॉल्व करता रहेगा, और सेल्फ रेगुलेटिंग होगा, खुद से रेगुलेट करता है अपने आप को, ठीक है, और इंटरैक्ट करता है सराउंडिंग्स के साथ, ठीक है, और एक्सटर्नल स्टिमुली को रिस्पॉन्ड देता है। ठीक है, क्लियर है? बोलो भाई। अब ये तुमको क्लियर हो गया? ठीक है, इसमें कोई डाउट है? बोलो भाई। तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, अगर कोई छूट गया है तो बताना, मैं रिवर्ट कर दूंगा उस स्लाइड को। ले लिया भाई सभी, नोट कर लिया? यस सर, जो मॉड्यूल्स मिलेंगे उनमें ये सब है। देखो बेटा, जो भी है वो सब एनसीईआरटी और मॉड्यूल से ही है, ठीक है, बट एक्चुअल में क्या होता है कि जब कोई चीज आदमी पढ़ाता है तो एक्चुअली आपके पास वो चीजें हम लोग लेकर आते हैं जो आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो चीजें स्लाइड पे इट शुड बी ऑन योर कॉपी, ठीक है, साथ ही साथ कॉपी में नोट करो। अगर साथ ही साथ कॉपी में नोट नहीं करोगे तो ये उसी तरह से होगा, तुम गए क्या भाई मूवी देखने गए क्या, तो मूवी की पूरी स्टोरी तुमको याद रहती है, पूरे डायलॉग से याद रहते हैं नहीं ना? ठीक है, कई बार क्या होता है कि कोई चीजें हम लोग पढ़ाते रहते हैं, जब हम पढ़ाते हैं तो कई बार तुमने कुछ क्वेश्चन पूछा तो वो बता रहे हैं, तो वो एक लिख से हटकर नॉलेज होता है, तो उसको तुरंत ही लिख लेना चाहिए कॉपी में। तो जो भी लेक्चर, मतलब तुम ऊपर में जब भी रखो, अपने लेक्चर अटेंड करो, किसी का भी लेक्चर अटेंड करो, वो बायोलॉजी करो, फिजिक्स करो, केमिस्ट्री करो, तो तुम्हारा स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, तुम्हारे पास कॉपी होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट फैकल्टी बोल रहे हैं उसको तो नोट कर ही लो, साथ ही साथ जो चीजें हैं मैक्सिमम चीजों को करो, और जो चीजें हम लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं, तो अब कई बार क्या होगा कि नीट में ऐसा कई बार होता है कि कुछ एग्जांपल्स पे बना देते हैं, तो जो एग्जांपल्स देते हैं तो वो एग्जांपल्स को शॉर्ट में लिख लिया, कुछ स्टोरी लाइन में, कुछ फ्लो डायग्राम्स में लिख लिया, ताकि क्या होगा कि तुम जब कॉपी टर्न करोगे तो तुमको लेक्चर जो है वो मूव करेगा तुम्हारे ब्रेन में। आजकल हम लोग क्या करते हैं भाई, हम लोग क्या करेंगे, चलो सर के साथ बैठ जाते हैं, लेक्चर सुन लेते हैं और इसके बाद सोचेंगे, ठीक है, बाद में नोट करेंगे, और जो चीजें बाद में रख दोगे, ठीक है, वो हमेशा के लिए क्या होती हैं, बाद में रह जाती हैं। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो इसको नोट कर लेना, स्पेशली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला हूं उन पॉइंट्स को तो श्योर नोट कर लो। सर एक चीज पूछनी है सर। हाँ जी बोलो सर। जैसे कि हम क्लोनिंग करते हैं किसी ऑर्गेनिज्म की, क्या? तो सर क्लोनिंग कर रहे हैं, क्लोनिंग करके हम कोई ऑर्गेनिज्म क्रिएट कर रहे हैं, बिल्कुल, तो सर वो तो हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्लोन बना रहे हैं, तो सर हम हाँ। उसके मेटाबॉलिज्म के अंदर काउंट करेंगे या उसे भी एक एक्सटर्नल रिएक्शन की तरह ही ट्रीट करेंगे? नहीं, हम क्लोन क्या करते हैं बेटा, क्लोन करने का मतलब क्या होता है, क्लोन करने का मतलब होता है कि एक हम लिविंग सेल लेते हैं, ठीक है, हमने क्या किया, एक लिविंग सेल लिया और उस लिविंग सेल को, मतलब हमारे बॉडी है, हमारे बॉडी से हमने कोई अपना सेल ले लिया और इस सेल से एक दूसरा आलोक अभिषेक बनाने का वर्क स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो वो सेल क्या है, सेल लिविंग है या नहीं है? सर लिविंग है सर। तो वो रिएक्शन क्या होगा, लिविंग होगा, बट वो पूरा प्रोसेस क्या होगा, इन विट्रो होगा, पूरा प्रोसेस क्या होगा, इन विट्रो होगा। लैब्स में जाओगे, प्लांट्स के लैब में चले जाओ, या बैक्टीरिया कल्चर जहां करते हैं, तो बैक्टीरिया कल्चर करते हैं, तो एक हमारा बैक्टीरिया कल्चर कहाँ होता है, हम लोग के बॉडी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया कल्चर करते हैं,
ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि किसी बैक्टीरिया को हमको कल्चर करके टेस्ट करना होता है कि हमारे अंदर कौन सा बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ है, तो उस वक्त हम क्या करते हैं कि हम लोग अपना सैंपल दे दिए, क्या ठीक है भाई, यूरिन का सैंपल दे दिए, ठीक है। अब वो यूरिन से क्या करेगा, यूरिन से स्ट्रिकिंग कर देते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया को का ग्रो कराते हैं, क्या चीज में, तो पेट्री डिश पर कराते हैं, ठीक है। तो जो पेट्री डिश होता है, पेट्री डिश एक तुम्हारे घर पे जैसे बाउल होता है उसी तरह से होता है, तो इसके ऊपर हम लोग क्या किया, बैक्टीरिया के अपना यूरिन को ऐसे ऐसे लेकर ऐसे ऐसे स्प्रेड कर दिया और इसको एक फिक्स टेम्परेचर पे रख दिया। कुछ देर के बाद हमको वो बैक्टीरिया ग्रो कर गया, उसके बाद हम आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन सा बैक्टीरिया है जो कि हमारे अंदर भूचाल मचाया हुआ है, ठीक है, आइडेंटिफाई कर लिया, क्लियर है। अब देखो कई सारे लैब्स में सुने होंगे कि कुछ जो एग्रीकल्चर की लैब होती है वहां पे क्या होते हैं भाई, कि वहां पे ट्रांसजेनिक बनाए जाते हैं या टिश्यू कल्चर किया जाता है, सुना है टिश्यू कल्चर ना, 12th में पढ़ा होगा, ठीक है। तो टिश्यू कल्चर में क्या होता है बच्चे, टिश्यू कल्चर में हम लोग प्लांट्स का एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू लेते हैं, ठीक है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू करने का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, डिवाइडिंग टिश्यू। बेसिकली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहने का मतलब होता है रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू, ठीक है। तो रैपिड डिवाइडिंग टिश्यू जो सेल्स होते हैं उनको हम लेते हैं कहां से भाई, हम लोग सूट के एपिकल मेरिस्टेम ले लिया, ठीक है। इवन इंटरकैलरी मेरिस्टेम ले लो, लैटरल मेरिस्टेम भी ले लेते हैं, ठीक है। यस सर। गन्ना खाते हो, यस सर। गन्ना खाया होगा बेटा, तो गन्ना में क्या होता है, गन्ना में कुछ इस टाइप से रहता है स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देखोगे कि साइड से ऐसे निकला हुआ रहता है भाई, बोलो दिख रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमारा ये इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। अगर इस मेरिस्टेम को लेकर अगर कल्चर कर देते हो और इससे हम नया एक गन्ना का पौधा बना दे तो वो हमारा क्या होगा, टिश्यू कल्चर होगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम लोग क्लोनिंग करते हैं तो क्लोनिंग पर्पस के लिए हम लोग एग्रीगेशन ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स नहीं करते हैं, हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग एक सेल को लेते हैं और उसको लैब में इन विट्रो कंडीशन में ग्रो करते हैं। अच्छा, एक वर्ड होता है इन वीवो, इन वीवो क्या होता है फिर इसमें सर हम बॉडी के अंदर एक्सटर्नल चीजें बॉडी के अंदर, देखो दो वर्ड है, इन विट्रो और इन वीवो। इन विट्रो कहने का मतलब इनसाइड द टिश्यू, इनसाइड द टेस्ट ट्यूब और इनसाइड द लैब, ठीक है। इन वीवो इनसाइड द सेल और इनसाइड द बॉडी, ठीक है। यस सर। क्लियर है, चलो। यस तो सर जो सेल मेटाबॉलिज्म होता है वो इन वीवो होता है, सेल का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल इन विवो होगा कब, और जब हम इन विट्रो करेंगे तो वो क्या होगा, वो हमारा एक रिएक्शन को हम कर सकते हैं, पूरा मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते। अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो होता है ना बेटा, मेटाबॉलिज्म जो होता है, तुम लोग दिल्ली में रहते हो, स्टार्टिंग में जब हम लोग के पास गूगल मैप नहीं था तो घर में देखा होगा कि घर में दिल्ली का मैप रहता था, बड़ा सा ऐसे चार्ट होता था, ठीक है। हम लोग कहीं ड्राइविंग करने के लिए जाते थे या किसी लोकेशन पे जाना है, अननोन लोकेशन है, नहीं पता है कि कैसे जाने का है, तो हम लोग क्या करते थे कि उसको खोलते थे और उसमें देखते थे कि भाई यहाँ से ऐसे चलेंगे, ये वाले गोल चक्कर से ऐसे हो जाएंगे, ऐसे टर्न करके जाएंगे। देखा है कभी, देखा है भाई घर में? नो सर। नहीं देखा? चलो गूगल, तुम लोग गूगल मैप वाले जमाने को गूगल मैप तो देखा होगा। गूगल मैप खोलते हो तो कैसा होता है, एक क्लम्पी सा आता है, व्यू आता है, ऐसा लगता है कि ये वाला रास्ता जाके एक कोई पाथ है भाई, माइक ऑफ कर लीजिए, एक ये पाथ है मेन, माइक ऑफ कर लो, किसका ऑन है? सचिन यस सर, माइक ऑफ कर लो बेटा। ओके सर। अच्छा, अब देख बेटा, हम लोग क्या करते हैं, अगर एक किसी टाउन का मैप को देखते हो, दिल्ली के मैप को तुम खोले, क्या भाई सपोज करो तुमको हौज खास से कहाँ जाना है, इंडिया गेट जाना है, तो देखोगे कि इंडिया गेट जाने के लिए कई सारे रास्ते दिखा देगा। बोलो, तुमको इधर से भी इंडिया गेट ऐसे चले जाओगे, इधर से भी चले जाओगे, ये वाले रास्ते से भी चले जाओगे, ठीक है। तो जो मेटाबॉलिज्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म में क्या होता है कि कई सारे रिएक्शंस के जो इंटरमीडिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स को भी सिंथेसाइज करते हैं। जैसे क्रेब्स साइकिल पढ़ा है तुम लोगों ने? यस सर। तो क्रेब्स
क्रेब्स साइकिल के कई सारे ऐसे कंपाउंड हैं जो कि हमारे एमिनो एसिड्स का सिंथेसिस करते हैं, सेरीन वगैरह का सिंथेसिस करते हैं, ठीक है। और देखो तुम लोगों ने फोटो रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। यस सर। फोटो रेस्पिरेशन में भी बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स का सिंथेसिस होता है, ग्लाइसिन का सिंथेसिस होता है, और वही ग्लाइसिन जो है तुमको यूटिलाइज भी होता है फोटो रेस्पिरेशन में, ठीक है। तो मतलब मेटाबॉलिज्म कहने का मतलब क्या हो जाता है कि एक क्लम्पी सा, मतलब ये वाला पाथ भी जा रहा है, ये वाले पाथ से ये वाला पॉइंट जो है इधर को अटैच है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये एक पॉइंट है और इधर से ये रास्ता जाकर भी इधर को आ रहा है, ठीक है, ये वाला रास्ता भी इधर को आ रहा है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होगा वो इसको भी फॉर्मेशन कर देगा, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिज्म जो है, मेटाबॉलिज्म में बेसिकली जो चीजें होती हैं, जो कंपाउंड्स होते हैं, कई सारे कंपाउंड जो है इंटरमीडिएटरी कंपाउंड्स होते हैं। अच्छा, घर में सुना होगा, एक सिंपल सा एग्जांपल से कंक्लूड करते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। घर में सुना होगा किसी को यूरिक एसिड बढ़ गया है, सुना है? नहीं सुना है? यस सर, यस सर। दाल वगैरह खाया और क्या हो गया, बहुत ज्यादा, जो बेसिकली 45 एबव जो होते हैं, 50 इयर्स के एबव होते हैं, उनको क्या होता है कि पल्सेस वगैरह बहुत ज्यादा खाते हैं, तो क्या होता है कि उनके जॉइंट्स में पेन होने लगता है, अर्थराइटिस हो जाता है, ठीक है। अब जो अर्थराइटिस हो जाता है तो उसमें क्या होता है बेटा कि बेसिकली हमने क्या खाया, हमने पल्सेस खाए या रेड मीट खाए, मीट खाया, और मीट खाने में, मीट में क्या है, प्यूरिन है। प्यूरिन क्या होता है, नाइट्रोजिनस बेस है, सॉरी सर, हाँ, नाइट्रोजिनस बेस है डीएनए में, ठीक है। तो वहां पे प्यूरिन ज्यादा होता है। प्यूरिन जब ज्यादा होता है तो प्यूरिन जब ब्रेक करता है तो क्या बनता है हमारे बॉडी के अंदर, यूरिक एसिड बनता है, और वो यूरिक एसिड हमारे यूरिन से पास आउट हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी में क्या होता है, कोई एंजाइम नॉन फंक्शनल हो गया, कम काम कर रहा है, तो क्या होगा, वो हमारे बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगता है, और डिपॉजिट होकर क्या कर दिया, डिजीज कॉज कर दिया, ठीक है, डिजीज कॉज कर दिया। तो यही हमारा क्या होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, ठीक है, कि मेटाबॉलिज्म में कोई भी कंपाउंड कहीं से भी कोरिलेट हो सकता है। इज इट क्लियर? चलो कंक्लूड करें इस यस सर, टॉपिक को। यस सर। बिल्कुल कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर है? यस सर। चलो बच्चा, वेरी गुड। अब आज आप लोग क्या करोगे, जब ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये जब लेक्चर फिनिश हो जाएगा तो आप क्या करोगे, एनसीईआरटी से एक रीड कर लेना, ठीक है, और रीड लेकर क्या हुआ, एक मिनट बेटा, कुछ स्क्रीन में लैग आ गया है, जस्ट ए मिनट। आप लोग क्या करोगे, आप लोग चलो भाई, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो अब क्या करोगे, देखो आज जाना है एनसीईआरटी से रीड लेना, रीड लेने के बाद आप क्या करोगे, रीड लेने के बाद ऑब्जेक्टिव बनाओ। देखो कोई भी टॉपिक किसी भी सब्जेक्ट में पढ़ने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव नहीं लगाया, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं किया, तो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स की ब्रशिंग नहीं होगी, ठीक है। हीरे में चमक कब आती है, हीरा मिलता कहाँ है, कोयले के खान में, ठीक है। जब कोयले के खान में मिलने के बाद उसको जब तक उसको रगड़ेंगे नहीं हम लोग, यानी
उसको जब तक हम लोग घिसेंगे नहीं तब तक उसमें क्या होगा, चमक नहीं आएगा। और तुम्हारे नॉलेज में चमक कब आएगी, जब तुम कंसिस्टेंट बहुत ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतने ही तुम्हारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि तुमको कोई डाउट नहीं रहेगा कि अरे लिविंग वर्ल्ड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए मैं कर दूंगा। ठीक है, या कोई भी चैप्टर हो उससे हमको कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप कितने क्वेश्चंस बनाओगे बताओ? मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, जो भी बुक है, जो भी मॉड्यूल्स हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स के थ्रू आप प्रैक्टिस करो और मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाना जरूर। ठीक है, और हम लोग आने वाले टाइम में जब हम लोग ऑफलाइन डाउट क्लियर करेंगे तो उस टाइम क्लियर कर लो। ठीक है, जितना डाउट क्लियर करोगे उतना ही कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा, और कंसेप्ट अगर क्लियर रहेगा तो तुमको नीट में कंफ्यूजन नहीं होगा। तुम लोगों को पता ही होगा कि नीट का पैटर्न चेंज हो गया है, पता है या नहीं? यस सर। पहले क्या था? पहले 180 क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, और कितना टाइम होता था बेटे? 200 क्वेश्चंस है, 3 आवर का टाइम। 180 क्वेश्चंस होते थे और 180 मिनट्स होते थे। ठीक है, 180 क्वेश्चंस होते थे, हमको कितने देर में करने होते थे? 180 मिनट्स में करने होते थे। ठीक है, अब क्या हो गया सिनेरियो? सर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने इस बार 200 क्वेश्चंस हो गए सर, और 180 मिनट्स। और 180 मिनट्स है। तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें जो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, वो क्वेश्चन कैसे होंगे? वो क्वेश्चन थोड़े एनालिटिकल अप्रोच के होंगे। ठीक है, तो जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे बेटा, वो तुम टैकल नहीं कर पाओगे। गॉट इट? दूसरा, तुम्हारे साथ टाइम गेम भी हो गया। क्या कि फटाफट क्वेश्चन को समझ पढ़ना है, फटाफट इंटरप्रेट करना है और फटाफट आंसर लगाना है। नहीं तो 180 मिनट में 200 क्वेश्चंस नहीं पढ़ पाओगे। और ऑलवेज सिनेरियो बनाओ कि बायो के क्वेश्चंस लेस देन 30 सेकेंड्स में सॉल्व कर ले। मतलब अप्रोक्स रखो, टारगेट रखो 20 सेकेंड, तो 30 सेकेंड्स में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 20 सेकेंड में तुमने आइडेंटिफाई कर लिया, एक रीड करके उसको समझ लिया, लगा लिया, और 10 सेकंड में तुमने उसको मार्किंग कर लिया। ठीक है, 30 सेकंड में तुमने सारा कर लिया, या मैक्सिमम 35 सेकंड 40 सेकंड्स। फिर हर क्वेश्चन में अगर 20 सेकंड 30 सेकंड बायो के क्वेश्चन में बचाओगे तो वो चीजें यूटिलाइज कहाँ होंगी? जो तुम्हारे फिजिक्स वगैरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं वहां पे वो चीजें यूटिलाइज होती हैं। ठीक है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में यूटिलाइज होती हैं, फिजिकल केमिस्ट्री के जो पार्ट होते हैं। कुछ जेनेटिक्स के क्वेश्चन होंगे जो तुम्हारे टाइम टेकिंग होंगे, तो वहां पे तुमको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, तो कहां से लाओगे? तो यहीं से लाओगे। ठीक है, तो एक तो तुमको फास्ट रीड करने की हैबिट अब बनाना है, क्वेश्चंस बनाओ, पढ़ोगे तभी होगा। दूसरा, जो 10 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, तो ये 10 क्वेश्चन मान के चलो कि वो थोड़े से टफर सेक्शंस होंगे, वो थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं हुआ कि जस्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन देना होता तो क्या करता? 180 क्वेश्चंस 180 मिनट में क्या करता? 200 क्वेश्चंस तुमको प्रैक्टिस करने के लिए देता। ठीक है, यानी कि वहां पे हमारा टाइम गेम हो जाता है। किसी भी कंपटीशन के 2 कंसेप्ट होते हैं, एक कंसेप्ट होता है कंसेप्ट आइडेंटिफाई करने का, और दूसरा कंपटीशन का कंसेप्ट क्या होता है? टाइम मैनेजमेंट। बच्चा कितना ज्यादा टाइम मैनेजमेंट के स्किल है उसमें। यानी कि तुमको 180 3 घंटे में तुमको दे दिया 250 क्वेश्चन करने के लिए, 3 घंटे में कर दिया कितना? 200 क्वेश्चन करने के लिए, जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में होते हैं, एसएससी वगैरह में, बैंक वगैरह में होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? यहाँ पे बच्चों का कंसेप्ट भी देखना है और टाइम मैनेजमेंट भी देखना है। ठीक है, खास करके डॉक्टर जो बनने वाले हो तुम लोग, तो अपकमिंग डॉक्टर्स हो तुम सारे के सारे, और अपकमिंग डॉक्टर्स को तो टाइम मैनेजमेंट और होना चाहिए। क्यों भाई? हार्ट खोल दिया और हार्ट खोल के तुम टाइम मैनेजमेंट नहीं करोगे तो पेशेंट कोलैप्स नहीं कर जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम में ही हमको क्या करना होता है? लिमिटेड टाइम में ही हमको ऑपरेशन करना होता है, तो वो चीजें तुमको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आइए बेटा, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या है? बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब है कि हमारे अर्थ पर, लेक्चर समझ में आ रहा है ना? बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? नो सर। चलो सर आ रहा है, सब समझ आ रहा है। चलो भाई, तो बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या होता है? बायो और डाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी कहने का मतलब क्या हुआ? लिविंग वेरिएबिलिटी। ठीक है, वेरिएबिलिटी कहने का मतलब क्या है? कि हम
ह्यूमन बीइंग में आपस में सभी में वेरिएशन है। अगर इंडियंस को देखोगे तो इंडियंस में भी रीजन वाइज अगर चले जाओ, नॉर्थ इंडियंस, नॉर्थ ईस्ट के इंडियंस का अलग थोड़ा सा फिजिक होता है, नॉर्थ इंडियंस का अलग होता है, साउथ इंडियंस के अलग होते हैं। पहाड़ों पे रहने वाले लोगों की फिजिक थोड़ी अलग होती है, उनकी हाइट थोड़ी सी कम हो जाती है, फेस का सूचर अलग हो जाता है, मतलब फेस आगे से थोड़ा सा क्या होता है, चपटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन उनको क्या करता है, इंटरैक्ट करता है, जिसके कारण वो उनमें एडेप्टेबिलिटी आ जाती है कि भाई अपने आप को सर्वाइवल के लिए। गॉट इट? अब यहाँ पे देख रहे होगे मैंने लगाया है, ये बहुत सारे बटरफ्लाईज लगाए हैं, ठीक है। ये बटरफ्लाईज क्या है, सब के सब क्या है, बटरफ्लाई है, लेकिन इनके सब में क्या वेरिएशन है, वेरिएशन है। रेड है, व्हाइट है, येलो है, पिंक है, ब्लू है, बहुत सारे खूबसूरत है। रोजेस, ये देख रहे होगे कि कितने सारे रोजेस के कलर हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो वेरिएशन है ये क्या, ये बायोडाइवर्सिटी है, यही हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो डाइवर्सिटी है यानी वेरिएबिलिटी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वेरिएबिलिटी है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे मैंने रेड से नंबर लिखा है, ये तुमको लाइन याद होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये लाइन ही तुम्हारा एनसीईआरटी में के 12th क्लास में भी यूटिलाइज किया गया है। किस चैप्टर में बताओ भाई? ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन वाले, नहीं बायोडाइवर्सिटी, सॉरी सर, बायोडाइवर्सिटी के चैप्टर में बेटा वहां पे लिखा है क्या कि जॉन रे ने बोला है कि 1.5 मिलियन स्पीसीज, मोर देन 1.5 मिलियन, और यहाँ पे हमारे क्या है 1.7 टू 1.8 मिलियन। ठीक है, तो ये डाटा याद होना चाहिए, ये डाटा से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो अच्छा तुम लोग डाटा कैसे याद करते हो ये बताओ? हाँ, चैप्टर वाइज कुछ स्ट्रेटेजी की हो घर में, कुछ स्ट्रेटेजी एडॉप्ट की हो? नो सर। चलो अब एक मेरी बात सुनो, तुम लोग इंप्लीमेंट करना, ट्राई करना, बहुत इजीली सारी चीजें तुमको डाटा जो होंगी, जो बोटेनिकल्स नेम है, जूलॉजिकल नेम है, वो सारी चीजें याद हो जाएंगी। कैसे? मार्केट में मिलता है स्टिकी नोट्स, मिलते हैं? यस सर। उसको लेकर आओ, उस पे ऊपर अब लिख लो क्या, बायोडाइव फर्स्ट, मतलब तुम लिख लो कि नंबर ऑफ स्पीसीज that are known and described ranges 1.7 to 1.8 मिलियन। ठीक है, और उसको चिपका दो। बायोडाइवर्सिटी में कितने हम अभी तक ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल मतलब रिकॉग्नाइज हो चुके हैं, तो 1.7 टू 1.8 मिलियन। अब जब भी तुम अपने घर में मतलब सारे जो भगवान उगवान के पोस्टर उस्टर होंगे ना, या कोई तुम लोग के आइडियल होंगे, विवेकानंद या जो भी फिल्मी एक्टर्स भी बहुत सारे बच्चे चिपकाए रहते हैं, कोटेशंस भी चिपकाए रहते हैं, एपीजे कलाम के कोटेशन चिपकाए रहेंगे कि भाई क्या वो कौन सा कोटेशन है कि चलो एक कोटेशन है ना कि ड्रीम वो हो जो कि सोने ना दे, या क्या कुछ ऐसा है, मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो तुम अपने घर में क्या करो कि अपने कमरे में या जहां भी मतलब स्टडी करते हो वहां आसपास क्या करो, स्टिकी नोट्स चिपकाओ छोटे छोटे, और उसमें पॉइंट्स लिखकर। क्या पॉइंट्स? ये इस टाइप के डाटा लिख दो। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी का जो चैप्टर है क्लास 12th का, उसमें डाटा बहुत है या नहीं है? कितने स्पीसीज इवॉल्व हुए हैं, कितने स्पीसीज गायब हो गए, अमेज़न फॉरेस्ट में कितने स्पीसीज तुमको लॉस हो गए हैं, तो उस टाइप से डाटा बना लो। दूसरा, अब जैसे बोटेनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम, बॉटनिकल नेम है, तो उसको स्टिकी नोट्स पे लगा लो। ठीक है, वहां पे देखते रहोगे। ये सारी चीजें क्या है ना कि ये सारी चीजें कंसिस्टेंट रेगुलर प्रैक्टिस से तुमको याद हो जाती है। ठीक है, रेगुलर प्रैक्टिस से याद हो जाती है, नहीं तो आदमी भूल जाता है। ये डाटा वगैरह जो है ना, नाम वगैरह जो है बहुत जल्दी याद नहीं होते, कंसेप्ट समझ में आ जाता है, बट डाटा याद करना बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो डाटा को याद करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, स्टिकी नोट्स का कंसेप्ट अडॉप्ट करो। अब जैसे पोटैटो का बोटेनिकल नेम क्या है बेटा? सोलेनम टोबेरेशियम। तो इस टाइप से आप लिख लो पोटैटो, सोलेनम टोबेरेशियम। अब मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे क्या है भाई, तो ये स्टेम है, ट्यूबर है। तो इस टाइप से अगर स्टिकी नोट्स रखोगे तो तुमको चीजें याद करने में बड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो घर में करना ये स्टिकी नोट्स। मैं तो बेटा ऐसे ही करता था। कभी किसी आईएएस के कमरे में गए हो, जो आईएएस के प्रिपरेशन कर रहा हो, आईएएस एस्पिरेंट हो,
उसके कमरे में जाओगे ना तो देखोगे कि मैप लगे हुए रहते हैं चारों ओर। क्यों? क्योंकि वो मैप ऐसा थोड़ी है कि मैप एक दिन में पूरे वर्ल्ड का मैप याद हो जाए। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, क्या ऐसे कुछ सोच रहे हैं, किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो भी हम मैप देख रहे हैं। 24 आवर तुम्हारे बॉडी के अंदर जो है ना नीट 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 चलते रहना चाहिए। ठीक है, तो तुम ऐसे देख रहे हो कि भाई ये जो है एनाटॉमी का डायग्राम तुमने छोटा सा बनाकर स्टिकी नोट्स पे लगा लिया है कि ऊपर में क्या है भाई, कि ऊपर में एपिडर्मिस है, नीचे हमारा क्या है, हाइपोडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, इसमें एंडार्स कंडीशन है, एग्जार्स कंडीशन है। ये चीजें मतलब ऐसे अगर करोगे ना तो तुमको याद हो जाएंगी चीजें बड़े अच्छे से। ठीक है, किसी को भी वर्ल्ड का मैप याद होगा बताओ? बहुत डिफिकल्ट है। तो उसको याद करने के लिए क्या करते हैं वो लोग, जो आईएएस वगैरह का एस्पिरेंट्स होते हैं, वो लोग बेसिकली दीवार पे लगा दिया और ऐसे जब भी फोन पे बात कर रहे हैं या कुछ सोच भी रहे हैं, किसी से बात भी कर रहे हैं, गॉसिप भी कर रहे हैं, तो वो कहाँ देखते हैं, वो डायग्राम पे देख रहे हैं कि अच्छा भाई अभी जैसे अफगानिस्तान का इशू है तो अफगानिस्तान कहाँ है, अफगानिस्तान में काबुल कहाँ है, काबुल और भी कई सारे टाउन जो है वहां, उसके अफगानिस्तान के चारों ओर कौन कौन टाउन है। तो इस टाइप से अगर चीजें करोगे ना तो तुमको चीजें मतलब याद हो जाएंगी। अब तुमको क्या करना है, जैसे डायग्राम्स हुए एनाटॉमी के वो लगा लो। ठीक है, अब जैसे एनिमल किंगडम पढ़ोगे तो एनिमल किंगडम में बहुत सारे एग्जांपल्स है, वो लगा लो। ठीक है, प्लांट किंगडम में एग्जांपल्स है, वो लगा लो। ठीक है, लाइफ साइकिल कैसे किसमें है, तो वो छोटे छोटे स्टिकी नोट्स लगा लोगे तो वो तुमको याद हो जाएगा। हो जाएगा भाई? बोलो, करोगे? Yes, sir. ट्राई करना बच्चे, बड़ा अच्छा कंसेप्ट है ये। मैं तो भाई अडॉप्ट करता हूँ। मैं तो शुरू से मतलब जब से अपने मैं प्रिपरेशन कर रहा था तुम लोग जैसा था, तब भी हम लोग के टाइम में स्टिकी नोट्स नहीं आते थे, तो हम लोग क्या करते थे ना कि हम लोग छोटे छोटे कागज को ही चिपका देते थे। चलो तो डाइवर्सिटी करने का मतलब क्या? वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी लिविंग वर्ल्ड में जितनी वेरिएबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मतलब एक ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज के एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से जो डिफरेंट है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन ऑर्गेनिज्म तुमको आइडेंटिफाई किए गए हैं। ठीक है, अब आओ, अब आते हैं हम लोग आइडेंटिफिकेशन। ये तो बायोडाइवर्सिटी की बात कर लिया। बायोडाइवर्सिटी में अब सपोज करो तुम कभी गए कहाँ, किसी गार्डन में गए, किसी फॉरेस्ट में गए घूमने के लिए, और तुमको क्या हुआ, एक नया टाइप का प्लांट मिल गया। ठीक है, अब वो नया टाइप का प्लांट मिला तो तुम क्या कहोगे कि भाई ये क्या है, ये प्लांट ट्री है या हर्ब है या श्रब है। ठीक है, तो ये क्या करोगे, आइडेंटिफिकेशन करोगे। ठीक है, तो जब हम लोग कोई भी न्यूली ऑर्गेनिज्म हम लोग को बायोडाइवर्सिटी में मिलता है तो हम लोग क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन करने का मतलब क्या होता है कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, हर ऑर्गेनिज्म का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होगा, तो उस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करते हैं और उस कैरेक्टर के बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं बेटा, नोमेनक्लेचर करते हैं। अब आइडेंटिफिकेशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन इज टू डिटरमाइन द करेक्ट place of an organism in a previously established plan of classification. ठीक है, characteristic feature of various parts of organism are compared with those of already known species and determine the similarities and dissimilarities, assign it to particular group. अब सपोज करो तुमको एक प्लांट मिला जिसका लीफ जो है वो रोज की तरह लग रहा है। ठीक है, रोज के लीफ की तरह लग रहा है या पीपल के लीफ की तरह लग रहा है। ठीक है, और उसमें फ्लावर जो है वो किसी और प्लांट्स की तरह सिमिलर है। अब हम क्या करेंगे, हम उसको प्लांट को लेंगे, उस प्लांट को आइडेंटिफाई करेंगे, भाई ये क्या है, ट्री है, हर्ब है, श्रब है। इसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये डाइकॉट है कि मोनोकॉट है। फिर हम लोग उसको कंपेयर करेंगे कि अच्छा डाइकॉट में ये मैच किससे कर रहा है। अगर सपोज करो डाइकॉट है तो डाइकॉट में ये किससे मैच कर रहा है, डाइकॉट में ये मतलब ये डाइकॉट में
तुमको रोज से मैच कर रहा है कि डाइकॉट में तुमको ये हिबिस्कस से मैच कर रहा है। तो इस तरह से हम जब करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। तो हर ऑर्गेनिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो उस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं। उस कैरेक्टर्स में हम लोग क्या देखते हैं कि जो प्रीवियसली नोन ऑर्गेनिज्म है उससे सिमिलरिटीज क्या है और उससे डिससिमिलरिटीज क्या है, तो उस बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफिकेशन करते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आओ नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं। तो नॉमेनक्लेचर क्या होता है भाई, कि नॉमेनक्लेचर जो है बेसिकली क्या होता है कि हम लोग आइडेंटिफाइड ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करते हैं। नॉमेनक्लेचर करने का मतलब क्या, उसको एक नाम देते हैं। ठीक है, अब नॉमेनक्लेचर करने के लिए क्या है कि अगर सपोज करो एक पूरे वर्ल्ड में बहुत सारा वेरिएशन है, क्या है, लैंग्वेज का वेरिएशन है। ठीक है, कहीं पे इंग्लिश बोलते हैं, कहीं पे चाइनीज बोलते हैं, कहीं पे स्पेनिश बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे इंग्लिश बोलते हैं, तो अलग अलग है लैंग्वेज। अब कैसे होगा भाई कि पूरे वर्ल्ड में पूरा साइंटिफिक कम्युनिटी एक ही प्लांट को एक ही नाम से जाने। अब एक इंडिया में ही एग्जांपल लो, इंडिया में ही बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे पंपकिन हुआ या कद्दू हुआ, उसको यूपी में कुछ बोलते हैं, कद्दू बोलते हैं, कहीं पे कुछ बोलते हैं, ठीक है, कहीं पे लौकी बोलते हैं। ठीक है, वेरिएशन है। ये क्या है, नेम का वेरिएशन किसके बेसिस पर हो जा रहा है, रीजन के बेसिस पर हो जा रहा है। हम कुछ भी नाम से पुकार सकते हैं। ठीक है, तो इस बेसिस को, इसको हम लोग क्या कहते हैं, साइंटिफिक कम्युनिटी में हम लोगों ने क्या किया, एक सिस्टम एडॉप्ट किया कि नहीं भाई, हम लोग जिस भी ऑर्गेनिज्म को होगा उसको एक साइंटिफिकली नेम देंगे और हम लोग उसको उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, नॉमेनक्लेचर बोलेंगे। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम्स इंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज ओनली वन नेम। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म शुड एनेबल द पीपल of any part of the world to arrive at the same name. Such name has not been used for any other organism. मतलब एक ऑर्गेनिज्म का नाम अगर हमने दे दिया, सपोज करो हमने चाइना रोज को बोला हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। क्या बोला, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। जैसे मैंगो को हम लोग क्या बोलते हैं, मैंगीफेरा इंडिका, राइस को ओराइजा सटाइवा, ठीक है, वीट को ट्रिटिकम एसिटाइवम। तो ये वीट का स्पेसिफिक है, राइस का स्पेसिफिक है, मैंगो का स्पेसिफिक है, ये किसी और ऑर्गेनिज्म का नहीं हो सकता है। और पूरे वर्ल्ड में वो साउथ अफ्रीका में भी जाकर तुम बोल दोगे, नाइजीरिया में भी जाकर बोलोगे कि हमको ओराइजा सटाइवा चाहिए, तो वो समझ जाएगा क्या भाई, राइस चाहिए इसे। ठीक है, इसको राइस चाहिए। ये क्या है, साइंटिफिक कम्युनिटी को एक सिमिलर प्लेटफॉर्म पे, एक प्लेटफॉर्म पे एक ही नाम से किसी ऑर्गेनिज्म को जानने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, अब आओ, तो नॉमेनक्लेचर का एक कांसेप्ट दिया गया भाई, क्या कि नॉमेनक्लेचर के लिए लिनियस ने एक नॉमेनक्लेचर का सिस्टम डेवलप किया, उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। तो कार्लस लीनियस जो थे, इन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम डेवलप किया। और ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम में क्या था भाई, कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक दो नेम होते थे। एक हमारा जो नेम होता था वो क्या होता था, जेनेरिक नेम होता था, और दूसरा क्या होता था, दूसरा नाम हमारा स्पीसीज का नेम होता था। ठीक है, स्पेसिफिक जो होता था वो हमारा क्या होता था, स्पीसीज का नेम होता था। अब जैसे हम मैंगीफेरा इंडिका की बात करें, तो मैंगीफेरा कहने का मतलब क्या है, मैंगीफेरा हमारा जीनस है और इंडिका क्या है, स्पीसीज है। ठीक है, तो जब हम नॉमेनक्लेचर किए तो हमने मैंगो का नाम रखा भाई मैंगीफेरा इंडिका। होमो सेपियंस का होमो जीनस और सेपियंस क्या हुआ, सेपियंस हमारा स्पीसीज हुआ। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया भाई कि फर्स्ट जो होगा वो क्या होगा, फर्स्ट जेनेरिक एपिथेट होगा और सेकंड होगा स्पेसिफिक या स्पीसीज एपिथेट होगा। ठीक है, अब इसमें एक प्रिंसिपल बनाया गया, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। अब क्या होता है कि इसी के लिए ये कई बार कोड आ जाता है कि आईसीबीएन का व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीबीएन। तो आईसीबीएन क्या है भाई, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नॉमेनक्लेचर। अरे करेक्ट, तुम बड़े अच्छे बच्चे हो, पढ़ने वाले बच्चे हो, तेज बच्चे हो। ठीक है, तो आईसीबीएन, तो इस बेसिस पर कई सारे इस टाइप के मतलब एक कमेटी बनाई गई जो क्या किया भाई, प्लांट के लिए अलग किया गया,
एनिमल्स के लिए अलग किया गया, बैक्टीरिया के लिए अलग किया गया, ठीक है, वायरस के लिए अलग किया गया। तो ये कम्युनिटीज जो है, ये जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है वो डिसाइड करता है कि किस वायरस को कोविड-19 बोलना है, किस वायरस को पोलियो वायरस बोलना है, ठीक है। अब आओ, तो ICBN स्टैंड्स फॉर द इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि क्या करता है? हाँ सर एक क्वेश्चन था कि उसमें मैग्नीफायर जो मैंगो है उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, जो लीनियस ने जो सिस्टम प्रपोज किया था उसके अकॉर्डिंग। तो उसमें ऑप्शन में मैग्नीफेरा इंडिका भी था, और मतलब जो मैग्नीफेरा इंडिका लीनियस मतलब जो नेम भी था कार्लोस लीनियस का, तो उसमें लीनियस को सेलेक्ट करेंगे या मैग्नीफेरा इंडिका को, क्योंकि अभी जो नॉमेनक्लेचर है वो है ना मैग्नीफेरा इंडिका। नहीं बेटा देखो, वो एक प्रिंसिपल है क्या कि जब हम लिखते हैं कोई भी ऑर्गेनिज्म का नेम, ठीक है, तो हम जैसे आपसे अगर पूछ दिया कि आइडेंटिफाई द करेक्ट या आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम ऑफ द मैंगो, तो उसमें हम लोग क्या लिखेंगे? मैंगीफेरा इंडिका डॉट एल या लीनियस, LINN लिखते हैं, ठीक है। लीनियस को विद ड्यू रिस्पेक्ट हम लोग देने के लिए क्या करते हैं, लास्ट में लीनियस लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर है? यस सर। जब ऐसा कभी भी क्वेश्चन आए और उसमें अगर लीनियस वाला ऑप्शन है तो ऑलवेज बेटा करेक्ट लीनियस का ऑप्शन होगा। गॉट इट? ओके सर। चल, तो ICBN कहने का मतलब क्या हुआ? इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर, जो कि क्या करेगा? प्लांट्स का करेगा। उसी तरह से क्या है ICZN, IC इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है, जो कि एनिमल्स का करेगा। तो अब यहाँ पे क्या किया गया कि बायोलॉजिकल नेम्स को जो है जनरली लैटिन में लिखते हैं एंड रिटन इन इटैलिक्स, ठीक है। दे आर सेटराइज्ड और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन। अभी एक बार क्वेश्चन आया था कि बायनोमियल नोमेनक्लेचर की ओरिजिन कहाँ की है? बायनोमियल नोमेनक्लेचर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच लैंग्वेज, ठीक है। तो ये बेसिकली कैसा होगा, कहां से होगा बेटा? तो ये हमारा लैटिन लैंग्वेज से होता है, ठीक है। अब बोथ वर्ड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम हैंड रिटेन आर सेपरेटली अंडरलाइन एंड प्रिंटेड इन इटैलिक्स। कभी भी देख रहे हो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? होमो सेपियंस लिखा है, इटैलिक्स किया है, ठीक है। अगर प्रिंटेड है तो इटैलिक्स, अगर हैंड रिटेन है तो उसके नीचे अंडरलाइन करना कंपल्सरी होता है, उसके नीचे अंडरलाइन करना कंपल्सरी होता है। गॉट इट बेटा? अब आओ, अब हमारा क्या होता है भाई कि द फर्स्ट वर्ड वाज डिनोटेड द जीनस स्टार्ट्स विद द कैपिटल लेटर व्हाइल द स्पेसिफिक एपिथेट स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर। अब देखो कई बार क्या होता है ना कि सिंपल क्वेश्चन देगा कि मैंगो का बोटेनिकल नेम, और उसमें मैंगीफेरा इंडिका लिखेगा और मैंगीफेरा इंडिका का फर्स्ट लेटर जो मैंगीफेरा का M जो होगा वो स्मॉल कर देगा, या इंडिका का भी कैपिटल कर देगा। तो ये चीजें तुमको ध्यान देनी पड़ेगी क्या भाई कि मैंगीफेरा इंडिका में क्या होगा? मैंगीफेरा में M जो है वो कैपिटल होना चाहिए, इंडिका जो है वो स्मॉल से होना चाहिए, और आगे में डॉट देके L लिखना होना चाहिए या लीनियस लिखा होना चाहिए, LINN लिखा होना चाहिए, ठीक है। अगर वो इटैलिक्स नहीं है तो नीचे में अंडरलाइन होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर? तो जब भी इस टाइप के नोमेनक्लेचर के क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बड़े ध्यान से उस क्वेश्चंस को टैकल करना होगा। गॉट इट बेटा? गॉट इट? चलो, तो ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ नोमेनक्लेचर होता है। तो कभी भी नोमेनक्लेचर का प्रिंसिपल क्या होगा? फर्स्ट जीनस नेम, सेकंड स्पीसीज नेम। जीनस नेम शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विद इन अ कैपिटल लेटर, स्पीसीज नेम स्टार्ट्स इन अ स्मॉल लेटर। दोनों नेम कैसे होंगे? अगर हमारा प्रिंटेड होगा तो इटैलिक्स होगा, और अगर हैंड रिटेन होगा तो अंडरलाइन होगा। क्लियर है? अंडरलाइन। और लास्ट में हम लोग क्या कहेंगे बेटा कि लास्ट में हम लोग लीनियस को रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग LINN लिख देते हैं। चलो अब आओ, ये तो हमने बायनोमियल नोमेनक्लेचर की बात कर लिया। अब बायनोमियल नोमेनक्लेचर में एक और चीज बताता हूं सर। हाँ, एक क्वेश्चन है सर। सर यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में ना एक था कि ICVN इसके लिए स्टैंड करता है सर। ICVN VN वायरस, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर,
ठीक है। और एक हमारा ICBA एक जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए भी होता है, ठीक है। तो ICBN इज इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस नोमेनक्लेचर, क्लियर है, नोट कर लेना, इंटरनेशनल कोड फॉर वायरस नोमेनक्लेचर ICBN, ठीक है। अब देखो अभी हाल में एक फेस्टिवल क्रॉस किया है तुम लोगों को सावन महीना में, जिसको कहते हैं नाग पंचमी, क्रॉस किया है, ठीक है। तो एक तुम लोगों ने सुना होगा कि नाग पंचमी में जो है स्नेक का पूजा वगैरह करते हैं, कुछ कुछ होता है, इट्स ओके। स्नेक जो है, स्नेक में कई सारे हैं भाई, हमारे कोबरा भी है, करैत भी है, ठीक है। तो कोबरा का क्या नाम है? कोबरा को हम लोग क्या लिखते हैं बेटा? कोबरा को हम लोग जूलॉजिकल नेम क्या लिखते हैं? नाजा, ठीक है, और .LIN, ठीक है, अंडरलाइन। अब यहां हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जीनस नेम और स्पीसीज नेम एक है, और ये सिर्फ किस में होता है? तो ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल किंगडम में होता है। एनिमल किंगडम में कई बार हमारे जीनस नेम और स्पीसीज नेम एक हो सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लेना कि जीनस नेम एंड स्पीसीज नेम आर ओनली सेम इन एनिमल किंगडम, ठीक है, एनिमल नोमेनक्लेचर। कुछ जो ऑर्गेनिज्म है बाद में वेराइटीज को भी ऐड कर दिया गया भाई, क्या कि वेराइटीज को ऐड कर दिया गया कि भाई ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का कांसेप्ट आ गया। जैसे गोभी खाते हो, गोभी खाते हो? यस सर। क्या है बोटेनिकल नेम? नहीं पता, नहीं पता? वो गोभी का है कैबेज, कैबेज का है ब्रासिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस, ठीक है। अब ये देखो क्या है कि ब्रासिका में गोभी, पत्ता गोभी, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इन तीनों में सिमिलरिटीज बहुत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसको लिखा गया ब्रासिका ओलेरेसिया बोट्राइटिस। तो ये बोट्राइटिस जो है क्या है? स्पीसीज है, सब वेराइटीज है, ठीक है। तो कई बार ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी यूज किया जाता है कुछ ऑर्गेनिजम्स को नोमेनक्लेचर करने के लिए। इज इट क्लियर? सर इसमें तो 3 टर्म्स हैं, तो स्पीशीज और जीनस के अलावा कौन सा सर? स्पीसीज, जीनस एंड वैरायटी। अच्छा सर, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ? जीनस हुआ ब्रासिका, ब्रासिका इज जीनस, ओलेरेसिया स्पीसीज, एंड दिस वन इज वैरायटी, ठीक है, दिस वन इज वैरायटी। तो ब्रासिका, ओलेरेसिया, बोट्राइटिस। अब ये बताओ, ये सारे बोटेनिकल नेम कैसे याद करोगे? कैसे याद करोगे? ये सारे स्टिकी नोट, ठीक है, ये तीनों मतलब सारे स्टिकी नोट्स पे बोटेनिकल नेम लिख लो और वो चिपका दो, ठीक है। अगर स्टिकी नोट्स नहीं लाते हो तो एक पेज पर लिखकर नेम ऑफ बोटेनिकल नेम वो चिपका दो और वो देख लिया करो। चलो अब इसमें ये भी तो है ना, प्लांट के अंदर सब में ACAE है लास्ट में। आएंगे आएंगे आगे आएंगे, टेंशन मत लो, बात करेंगे, ठीक है। अब आओ, जैसे सर एनिमल्स की भी वैरायटीज होती है, जैसे डॉग्स की बहुत सारी ब्रीड्स होती हैं, तो सर उनके लिए भी हम ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर इस्तेमाल करेंगे? किसके लिए? सर डॉग्स वगैरह के लिए। डॉग्स वगैरह के लिए देखो, डॉग्स वगैरह में नहीं करते हैं, प्लांट्स में ही सिर्फ ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर यूज होता है। डॉग की जो है वो बेसिकली क्या है, डॉग की वैरायटी अलग अलग हो जाती है, वो हमारे मतलब रीजन वाइज अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। अब सपोज करो हम इंडियंस हैं, ठीक है, हमारा और हमारा जो इथनिटी है वो क्या है? एशियन है। इथनिटी क्या है? एशियन है।
और अफ्रीकन के साइड में क्या है, अफ्रीका है, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा वो होता है, तो वो हमारे मतलब एनिमल किंगडम में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर का कंसेप्ट नहीं आता है, सिर्फ कहाँ आता है, प्लांट में। जिस तरह से एनिमल किंगडम में जीनस और स्पीसीज का नेम एक हो सकता है, उसी तरह से ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर मेनली यूटिलाइज होता है कहाँ, प्लांट किंगडम में। इज इट क्लियर? तो सर ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी उसने लीनियस नहीं दिया था क्या? सर, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस नहीं दिया था? नहीं बेटा, ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये बाद में डेवलप किया गया है, और ये ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है ये बेसिकली जॉन रे ने आई थिंक डेवलप किया है, ठीक है। व्हाइल आपके एनसीईआरटी में ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर नहीं है, जस्ट मैंने आप लोग को एक्स्ट्रा बताया है कि इन केस अगर आए तो ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर भी पता होना चाहिए, ठीक है। क्लियर है? Sir, can you please repeat the spelling of Botrytis? क्या? Can you please repeat the spelling of Botrytis after all? बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। Hello, am I audible to you, sir? बेटा बोल क्या रहे हो, आवाज क्लियर नहीं है आपकी। सर वो ऑलरेडी के बाद वो क्या लिखा है? ओलेरेशी के बाद बोट्राइटिस, बीओटी ऊपर में कैपिटल में लिख देता हूं मैं, यस सर। BOTRYTIS, बोट्राइटिस, ठीक है, बोट्राइटिस बोलते हैं। क्लियर है? अब आओ, क्या हो गया भाई, टाइम हो गया, चलो कोई नहीं, इसको फिनिश कर लेते हैं। अब आओ, एक ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टमेटिक्स बोलते हैं। तो जहां पे हमारा क्लासिफिकेशन, जहां पे हमारा नोमेनक्लेचर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उस ब्रांच को क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक बोलते हैं, ठीक है। और सिस्टमेटिक वर्ड जो है ये कहां से आया हुआ है, तो सिस्टमेटिक वर्ड लैटिन वर्ड सिस्टेमा से आया हुआ है। इट मींस सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब एक कंसेप्ट पे, एक लॉजिक पे अगर हम किसी चीज को अरेंज करते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लीनियस जो थे, सिस्टम नेचुरा में अपने मतलब बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के मतलब इसको पब्लिश किया था इन्होंने, ठीक है। और स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक क्या होता है भाई, कि ये धीरे धीरे बहुत ज्यादा इनलार्ज हुआ, और इसमें क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन, फिर नोमेनक्लेचर, और फिर हमारा थर्ड स्टेप क्या हो जाता है, क्लासिफिकेशन। तो हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन पढ़ लिया है, नोमेनक्लेचर क्लियर कर लिया भाई, बोलो। यस सर। और अब हम लोग बात करेंगे क्या, क्लासिफिकेशन के। तो क्लासिफिकेशन क्या है, क्लासिफिकेशन कहने का मतलब, सपोज करो तुम मार्केट गए और मार्केट में किसी ग्रोसरी के दुकान पर गए और तुमने देखा क्या, बहुत सारे ग्रेन्स पड़े हुए हैं, ठीक है, बहुत सारे ग्रेन्स पड़े हैं, राइस पड़ा है, मतलब राइस पड़ा है, व्हीट पड़ा हुआ है, सोरगम है, ठीक है, बहुत सारे पल्सेस हैं, बहुत सारे ऑयल सीड्स प्रेजेंट है। तो अगर तुमको क्लासिफिकेशन करने के लिए कह दिया जाए तो तुम उस शॉप में ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी पे क्लासिफाई कर सकते हो। बोलो कि भाई सम आर ऑयल सीड्स, ऑयल यील्डिंग सीड्स, ठीक है। तुम किसी सीड के दुकान में जाओ और तुम मतलब ग्रेन जहां पे रखते हैं, ग्रैनरी जहां होती है, वहां पर गए तो तुम उनको क्लासिफाई कर सकते हो कि भाई सम आर ऑयल यील्डिंग सीड्स, ठीक है। अब उसमें तुमको क्या क्या आ जाएगा, उसमें मस्टर्ड आ जाएगा, सनफ्लावर आ जाएगा, ठीक है, और क्या आ जाएगा, कैस्टर आ जाएगा, ये सारे क्या होंगे, इनसे हम लोग ऑयल यील्ड करते हैं, ठीक है। कुछ हम उसको भी इस बेसिस पर भी कर सकते हैं कि कुछ जो है क्या है भाई, स्पाइसेस है हमारे, ठीक है, कुछ हमारे क्या है, मेडिसिनल प्लांट है, ठीक है। कुछ हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कि कुछ जो है बेसिकली हमारे ग्रेन्स है, यानी कि बेसिकली वो सीरियल्स हैं। सीरियल्स करने का मतलब क्या हुआ कि बेसिकली हमारे वो डेली के डाइट्स में यूज हो रहे हैं एज ए सीरियल, ठीक है। क्लियर है? तो क्लासिफिकेशन हमारा क्या होगा, एक लॉजिक लेंगे, एक लॉजिक के बेसिस पर हम लोग कोई भी चीज को क्लासिफाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, बोलो।
ठीक है। अब इसी तरह से और क्या हम क्लासिफाई कर सकते हैं भाई, कि एक हमारा कंसेप्ट क्या होता है कि एक हमारा होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन और दूसरा हमारा क्या होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या होता है नेचुरल क्लासिफिकेशन में? सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लासिफाई करा जाता है। मतलब हम लोग एक या दो कैरेक्टर लें और उसके बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे, अगर हम नेचुरल क्लासिफिकेशन की बात करें, नेचुरल क्लासिफिकेशन में क्या किया था लीनियस ने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था। और लीनियस ने क्या किया कि लीनियस ने बोला कि भाई हमको ये एक कैरेक्टर मतलब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स लेके क्लासिफाई कर दे। तो इसमें क्या होगा, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस आ जाएंगे, होगा या नहीं होगा, बहुत सारे इसमें मिक्सिंग हो जाएगी। और जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग कई सारी चीजें लेते हैं। हम लोग एनाटॉमी भी ले लेते हैं, हम लोग मॉर्फोलॉजी भी ले लेते हैं, साइटोलॉजी भी ले लेते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल भी ले लेते हैं और इवोल्यूशनरी को भी कंसीडर कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होता है ये हमारा क्या होता है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम होता है। तो क्लासिफिकेशन कहने का मतलब क्या है कि study of living organism, but classification makes possible the scientific study such a wide variety of organism। मतलब हम लोग क्लासिफिकेशन करके हम वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स को कर सकते हैं। The category is a part of overall taxonomic arrangement. It is called taxonomic category। ठीक है, all categories together constitute a taxonomic hierarchy। ठीक है। अब देखो डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या हो जाएंगी भाई, डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी हो जाएंगी कि किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, ऑर्डर हो गया, ये सब क्या है डिफरेंट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। और ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का क्या होगा, एक हायरार्की होगा। मतलब कि तुमको अगर किसी स्कूल में इन करना होगा तो सबसे पहले हम लोग परमिशन किससे लेने जाते हैं? अगर तुमको किसी स्कूल के अंदर इन करना है तो सबसे पहले तुम किससे परमिशन लेते हो? गार्ड से परमिशन लेते हो गेट पे। हाँ। गार्ड से परमिशन लिया, गार्ड के बाद तुम जाते हो, आगे जाते हो तो वहां पे रिसेप्शन पे कोई ऑफिसर वगैरह या पीआर वगैरह बैठे होते हैं लोग, उनसे बात करते हो कि भाई हमको एडमिशन लेना है या हमको प्रिंसिपल से मीट करना है। ठीक है, पर्पस पूछते हैं। फिर क्या होता है, फिर तुम्हारे काउंसलर होते हैं, काउंसलिंग करते हैं। फिर तुम किसके पास जाते हो? फिर तुम जाते हो वाइस प्रिंसिपल या प्रिंसिपल के पास। या तुमको अगर कंप्लेन करना होगा अपने क्लास में, सपोज करो तुमको अपने क्लास में कंप्लेन करना है, तो तुम डायरेक्टली किसके पास? प्रिंसिपल के पास चले जाओगे? नहीं ना, तुम कंप्लेन किससे करोगे? अपने क्लास टीचर से करोगे। क्लास टीचर उस मैटर को लेके किसके पास जाएंगे? टीचर इंचार्ज के पास लेके जाएंगे। टीचर इंचार्ज किसके पास लेके जाएंगे? वाइस प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। और वाइस प्रिंसिपल किसके पास ले जाएंगे? प्रिंसिपल के पास ले जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक हायरार्की होता है। ठीक है, Am I audible? Yes sir। Yes sir। आगे का पार्ट बेटा हम लोग कल स्टडी करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, टाइम खत्म हो गया है। ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे आगे। आज जितना पढ़ाया उतना ऑब्जेक्टिव कर लेना और एनसीईआरटी से गो थ्रू कर लेना। चलो बेटा, गुड बाय, टेक केयर, बाय सर। बाय बाय।